चलता रहूँगा रास्ते पे, चलता रहूँगा रास्ते पे, एक दिन चलने में माहिर हो ही जाऊँगा। मंजिल मिले या ना मिले, एक दिन अच्छा मुसाफिर हो ही जाऊँगा। बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटर एक बार फिर से आपकी सोच को धरती से आकाश तक ले जाने आया हूँ, है ना। जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर के थ्रू, ठीक है। अब तक हमने देख लिया है जियोग्राफी में वाटर स्कैरसिटी, वाटर रिसोर्स, ठीक है। वाटर रिसोर्स हमने देख लिया है। अब हमको क्या देखना है, एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर हमने देखा था, वाटर रिसोर्स हमने देख लिया था। अब हमको देखना है एग्रीकल्चर। वाटर रिसोर्स के आपको 2-3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। जैसे जल जीवन मिशन कब आया था, पहला क्वेश्चन वाटर रिसोर्स का है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन वाटर रिसोर्स में आपको बताना है, क्या बताना है, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने रूफ टॉप हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को रूफ टॉप के लिए कंपलसरी कर दिया, ऐसा कौन सा स्टेट है। दूसरा क्वेश्चन ये बताना है आपको। तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, 2 क्वेश्चन आप बताइए, ठीक ना। तीसरा क्वेश्चन अभी लास्ट हम बता देंगे, ठीक है। तब तक आप अब नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर। इसका नाम क्या है, एग्रीकल्चर, खेती, ठीक है। इस चैप्टर में बेसिकली कौन किसको पढ़ाना चाहिए, एक किसान को, ठीक है। लेकिन ये सब क्या है, एजुकेशन सिस्टम है, तो वहाँ पे आपको एक टीचर ही पढ़ाएगा, ठीक है। टीचर ही पढ़ाता है आपको स्कूल में, तो किसान नहीं आ सकता आपको पढ़ाने, ठीक है। वो आपको सिखा सकता है, पढ़ा नहीं सकता है, ठीक है। पढ़ा भी सकता है, सिखा भी सकता है, सब कुछ कर सकता है, ठीक ना। किसान बेसिकली मेहनती होता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब तो आपको पढ़ना ही है जियोग्राफी में चैप्टर, ठीक है। आप खेत में जाकर थोड़ी ना सीख सकते हैं, इतने कम समय में आपको पेपर भी देना है। नहीं, अब शुरू से आप सीखना शुरू कर देंगे तो चीज़ें छूट जाएंगी, ठीक है। तो इस वजह से हम चैप्टर में इसको रख दिए हैं, थोड़ा सा आपको आउटलुक मिले खेती का, ठीक है, ताकि बच्चे समझ सके खेती होती क्या है। कुछ शहर के बच्चे हैं जो खेती को जानते नहीं, सिर्फ किताबें कीड़े हैं, ठीक है। किताब में खेती पढ़े हैं, किताब में ही पढ़ते पढ़ते किताब में ही समझ जाएंगे, किताब से ही बड़े होंगे, खड़े होंगे और फिर ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो लोग गांव के हैं वो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं खेती वगैरह, ठीक है। वो भी अब उससे कट रहे हैं खेती वगैरह से, है ना, क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा होती है और इनकम कम होती है ना। ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ होता है, ये आप इकोनॉमिक्स में देखे होंगे, है ना। इसमें ज़्यादा पॉपुलेशन इंगेज होती है, लेकिन इनकम क्या होती है, कम होती है। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इसका क्या होता है, कम होता है। लेकिन ज्योग्राफी है तो खेती के बारे में बताएगी आपको थोड़ा सा। तो चलते हैं, नहीं तो बात करते करते लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास 10th का जियोग्राफी चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर, नया ताज़ा चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है। जब ताज़ा कोई चीज़ होता है खाने में अच्छा लगता है, भोजन की बात है। वैसे चैप्टर भी ताज़ा होता है तो शुरू में देखने में अच्छा लगता है, उसको जैसे जैसे ख़त्म होने लगता है वैसे वैसे चैप्टर में क्या हो जाता है, इंटरेस्ट में, या तो इंटरेस्टिंग होता है या तो मन थोड़ा सा क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। जैसे खाना शुरू में भूख लगी होती तो अच्छा लगता है, ठीक है। बाद में फिर खाना खाने का मन ख़त्म हो जाता है। शुरू में भी चैप्टर पढ़ने का मन बहुत होता है, लेकिन लास्ट में आते आते क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन उससे आपको फ़ायदे होते हैं, जैसे भोजन करने के बाद आपको फ़ायदे होते हैं, वैसे ही चैप्टर ख़त्म होने के बाद भी अगर आप अच्छे से पढ़ें तो आपको क्या होते हैं, फ़ायदे होते हैं। क्या फ़ायदे होते हैं सर, 2-3 नंबर मिल जाते हैं, और क्या इससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा होता है, नहीं। आपका माइंड जो होता है ना, एक अलग लेवल पहुंच चुका होता है चैप्टर ख़त्म होने के बाद, है ना। अगर आप अच्छे से चैप्टर को स्टेप वाइज पढ़े हैं तब, है ना, आप एक कुछ सोचने समझने के काबिल हो चुके होते हैं, है ना। ये नहीं कि आप वही बुक गे रह जाते हैं ना। कुछ लोग बकलोल टाइप के होते हैं, उनको कितना भी कुछ समझा दो मुँह बाके खड़े रहते हैं ना। लेकिन कुछ लोग बहुत दिमाग लगा के पढ़ते हैं और समझ जाते हैं किस लिए ये चैप्टर है। इस चैप्टर को बेसिकली इसलिए रखा गया है ताकि आप बेसिकली एक फार्मिंग का आउटलुक देख सकें, है ना। फार्मिंग क्या होती है, कैसे होती है, कितने प्रकार की होती है, पहले कैसे होती थी, अब कैसे होती है ना। और सीज़न कौन कौन से होते हैं क्रॉप के, कब गर्मी के मौसम में क्या होती है, बरसात के मौसम में क्या होता है, ठंडी के मौसम में कौन सी फसलें क्रॉप्स होती हैं, है ना। कैश क्रॉप क्या होती हैं, कमर्शियल क्रॉप्स क्या होती हैं, कैश क्रॉप्स क्या होती हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हमको इस चैप्टर में देखना है, ठीक ना। फूड क्रॉप्स क्या होती हैं, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन क्या होती है, ठीक है।
नॉन फूड क्रॉप्स क्या होती हैं, कमर्शियल क्रॉप्स क्या होती हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हमको कवर करना है ना। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, छोटा सा चैप्टर है। वाटर रिसोर्स के जैसे ही मज़े में पढ़ लेंगे, ठीक है। आप लोग इसे कवर कर लेंगे, है ना। चलते हैं पहला, इसमें देखिए 6-7 क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, ज़्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं हैं, उसके अंदर सब टॉपिक्स हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है व्हाट इज़ फार्मिंग, है ना। एग्रीकल्चर है, खेती कौन करेगा, किसान करता है, ठीक ना। तो उसको क्या बोलते हैं, फार्मिंग, है ना। तो व्हाट इज़ फार्मिंग एंड आल्सो एक्सप्लेन इट्स टाइप। पहला ही क्वेश्चन है कि फार्मिंग क्या होती है और उसके प्रकार क्या होते हैं, कौन कौन से हैं वो आप बता दीजिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी यहीं शुरू करती है, हम भी यहीं शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको। द ग्रोइंग प्लांट ऑन लार्ज स्केल फॉर फूड, मनी एंड अदर प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज फार्मिंग। लार्ज एरिया में प्लांट को ग्रो कराते हैं, किस लिए, फॉर फूड, मनी एंड अदर प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज फार्मिंग। जब बड़े एरिया पे क्या प्लांट्स को, पौधों को उगाया जाता है, किसके लिए, फॉर फूड, या तो भोजन करने के लिए, या तो पैसे कमाने के लिए, या तो और भी कोई रीजंस हो सकते हैं आपके, है ना, अपने हो सकते हैं, या तो फॉडर के लिए हो सकता है ना, चारे वगैरह के लिए, किसी चीज़ के लिए हो सकती है ना। तो उसमें आ जाएगा वो अदर प्रोडक्ट्स में जो भी है आपका। पहला तो फूड के लिए हो सकता है, दूसरा पैसे के लिए आप प्लांट्स को उगा सकते हैं, तीसरा अदर प्रोडक्ट्स कुछ और आपकी मंशा है तो उसको जब प्राप्त करने के लिए लार्ज स्केल पे प्लांट्स को उगाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फार्मिंग, खेती बोलते हैं, ठीक ना। द ग्रोइंग प्लांट ऑन लार्ज स्केल फॉर फूड, मनी एंड अदर प्रोडक्ट्स, है ना। फॉर फूड, फॉर मनी एंड अदर प्रोडक्ट्स इस आर कॉल्ड एज फार्मिंग, उसे खेती कहते हैं, ठीक है ना। और खेती कौन करता है, किसान करता है ना। बहुत मेहनती होता है जी, बहुत मेहनत लगता है, ठीक ना। इंडिया इज एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री वेयर 2/3 पॉपुलेशन इंगेज इन एग्रीकल्चर। क्या है, इंडिया एक कृषि प्रधान देश है ना, जहाँ पे क्या होती है, ज़्यादातर खेती होती है। वहाँ पे लगभग 2/3 मतलब लगभग 60% प्लस पॉपुलेशन किस में इंगेज है, एग्रीकल्चर, खेती में, है ना। खेती में मतलब 60% से ज़्यादा लोग क्या करते हैं इंडिया में, खेती। ये हमने इकोनॉमिक्स में भी देखा था ना कि इसमें 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ इंगेज है, कहाँ पे एम्प्लॉयड है, एग्रीकल्चर में। लेकिन आउटपुट उसमें क्या है, कम है। लगे ज़्यादा लोग हैं लेकिन इनकम वहाँ से क्या आती है, कम आती है। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन उनका क्या होता है, कम होता है। तो इंडिया इज एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री वेयर 2/3 पॉपुलेशन इंगेज इन एग्रीकल्चर, है ना। जहाँ पे खेती में लोग लगभग 60% प्लस लोग इंगेज है, कहाँ पे, खेती में। मतलब उनका आय का स्रोत, इनकम का स्रोत क्या है, खेती है ना। तो इसीलिए चैप्टर भी डाला गया है ना। तो खेती आती किसमें, प्राइमरी एक्टिविटी में ना। प्राइमरी एक्टिविटी से रिलेटेड है क्या, खेती। बिसाइड फूड, एग्रीकल्चर आल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। भोजन के साथ साथ एग्रीकल्चर क्या प्रोड्यूस करता है, रॉ मटेरियल, कच्चे पदार्थ, किसके लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, है ना। जो इंडस्ट्रीज़ में जाएगा और उसको क्या किया जाएगा, फिनिश गुड्स बनाए जाएंगे, है ना। तो मतलब कि फूड के साथ साथ ये क्या प्रोवाइड करता है, फार्मिंग, रॉ मटेरियल्स क्या प्रोवाइड करता है, रॉ मटेरियल्स किसके लिए, सेकेंडरी सेक्टर के लिए, है ना। एग्रीकल्चर खुद अपने आप में क्या है, प्राइमरी सेक्टर, वो किसके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, इंडस्ट्रीज सेकेंडरी सेक्टर के लिए, है ना। और वहाँ तक मान लो खेती है तो प्राइमरी में है, इंडस्ट्रीज क्या सेकेंडरी में। इन दोनों के बीच में कनेक्शन कौन इस्टेब्लिश कराता है, टर्सरी सेक्टर, है ना, जिसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। इस तरीके से तीनों सेक्टर क्या करते हैं, आपस में इंटरलिंक होते हैं, ग्रो करते हैं साथ में, है। तो फार्मिंग देख रहे हो कितनी खतरनाक है। फार्मिंग क्या है, द ग्रोइंग प्लांट ऑन लार्ज स्केल फॉर फूड, मनी एंड अदर प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज फार्मिंग। और फार्मिंग में इंडिया क्या है, एक एग्रीकल्चरी कंट्री है जहाँ पे 2/3 पॉपुलेशन किसमें इंगेज है, एग्रीकल्चर में। ये भोजन के साथ साथ क्या प्रोवाइड कराता है, रॉ मटेरियल किसके लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, है ना। ये हमारा कंक्लूजन मतलब क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया फार्मिंग का, डिफिनेशन हो गई, ठीक है। उसके बाद हमको देखना टाइप्स ऑफ फार्मिंग। लगभग मेनली इंडिया में 3 प्रकार की फार्मिंग पाई जाती है ना। एक होती है, मतलब बेसिकली 2 ही थी, सबसिस्टेंस फार्मिंग और क्या थी कमर्शियल फार्मिंग। लेकिन एनसीईआरटी ने इसको थोड़ा सा अलग कर दिया है, मतलब खोल के पूरी कर दी है, मतलब ओपन करके दे दी है। सबसिस्टेंस फार्मिंग देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे है ना, सबसिस्टेंस फार्मिंग में 2 डाल दिया है। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग में पहली है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरी है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, और तीसरी क्या है, कमर्शियल फार्मिंग।
तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, कमर्शियल फार्मिंग होती है, लेकिन सब्सिस्टेंस में दो होती है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। उसके बाद क्या होती है कमर्शियल। तो एनसीईआरटी ने इसको ओपन करके दे दिया। हम तीन प्रकार के देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। पहला क्या होता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सेकंड क्या होता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और थर्ड क्या होता है कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, तो पहले एक एक देख लेते हैं हम, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, द फार्मिंग विच प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैच ऑफ लैंड फॉर सेल्फ कंजप्शन विथ प्राइमरी टूल्स। ऐसी फार्मिंग जो स्मॉल पैच ऑफ लैंड, थोड़ी सी ज़मीन पे की जाती है, और किसके लिए, अपने लिए, है ना, सेल्फ के लिए। और कौन से टूल से, कौन से औजार यूज होते हैं इसमें, प्रिमिटिव, पुराने ज़माने वाले, है ना, मतलब छोटे से कुछ औजार बना लिए गए हैं जिससे थोड़ा बहुत खेत की क्या हो सके, खोदे वगैरह जा सके, खोद सकें, कुछ लगा सकें उसमें, है ना, मतलब प्रिमिटिव जो जैसे इसमें लिखा भी होगा कहीं ना कहीं, हो स्टिक्स, है ना, डंडी वगैरह की, या हो मतलब जो फड़ुआ होता है ना उसको बोलते हैं, थोड़ा सा कुछ बना लिए वैसे खोदने टाइप का, लकड़ी वगैरह से भी बना सकते हैं आप। वैसे ही इसमें प्रिमिटिव टूल्स यूज होते थे। ठीक है, पुराने ज़माने के टूल्स यूज होते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी का बहुत कम उपयोग होता है किसमें, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, है ना। प्रिमिटिव मतलब पुराना होता है, प्रिमिटिव मतलब क्या होता है, पुराना, ओल्ड, पुराने टाइप की ये खेती हो। ठीक है ना, मतलब औजार इसमें कौन से यूज होते हैं, पुराने टाइप की। आप इसमें ट्रैक्टर, रोटावेटर ये सब नहीं यूज करते हैं, है ना, पुराने ज़माने की खेती होती है, दांत से जैसे खोद लो तो क्या प्रिमिटिव, है ना, कह सकते हो क्या है। द फार्मिंग इज प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैच ऑफ लैंड फॉर सेल्फ कंजप्शन, खुद की कंजप्शन के लिए ये खेती की जाती है विद प्रिमिटिव टूल, पुराने टूल्स को यूज होता है। ठीक है, इसमें हाथ से कुछ कर दीजिए आप, मतलब इसमें आपको टेक्नोलॉजी नहीं यूज करनी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। सेकेंड पॉइंट क्या कहते हैं, इट इज़ परफॉर्म्ड बाय फैमिली कम्युनिटी लेबर विथ टूल, हो, स्टिक, ईटीसी। टूल्स लाइक हो, स्टिक, है ना, ईटीसी, हो, डो भी यूज होता है। ठीक है, मतलब इसको कौन परफॉर्म करता है, फैमिली परफॉर्म करती है, कम्युनिटी भी परफॉर्म करती है, कम्युनिटी लेबर मतलब कुछ लोग। ठीक है, विथ टूल्स लाइक हो, स्टिक, ईटीसी, है ना, ये सब यूज करते हैं इसमें। क्रॉप ग्रो नेचुरली वे फार्मर डिपेंड ऑन मानसून, मतलब यहाँ पे क्रॉप कैसे उगती है, अपने आप नेचुरली उगती है। ठीक है, लगा दीजिए एक बार बस, उसके बाद अपना वो होती रहेगी नेचुरली, है ना, मतलब अपने प्रकृति पे एकदम डिपेंड है। ये खड़े हैं, बारिश होगी पिएंगे पानी, मुँह बागे खड़े हैं, बारिश नहीं हुई तो सूख जाएंगे, है ना, समझ आ रहा है। तो वही है ये, इट इज़ परफॉर्म बाई क्या है जी, क्रॉप ग्रो नेचुरली, मतलब अपने नेचर पे फुली डिपेंडेंट होती है। इसमें मतलब कोई मानसून पे ही डिपेंडेंट होते हैं, मतलब हम कोई इसमें बाहर से सिंचाई वगैरह नहीं करते हैं कि अगर मानसून बारिश वगैरह होगी तो खेती आपकी होगी, अदरवाइज़ क्या हो जाएगी, डूब जाएगा सारा पैसा लगा ही कितना होगा, मतलब वही कह सकते हैं जो भी लगा हो। मतलब बेसिकली इस पे किस पे डिपेंडेंट होता है किसान इसमें, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग नेचुरल, मतलब नेचर पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये क्रॉप कैसी होती है, क्रॉप ग्रो नेचुरली, तो ये भी क्या नेचर पे एकदम डिपेंडेंट होती है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अगर नेचर विद्रोह कर दिए तो आपकी फसल क्या हो जाएगी, नष्ट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर वेयर फॉरेस्ट क्लियर एंड प्रोड्यूस क्रॉप एंड व्हेन सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज दे शिफ्ट, है ना। देखो इसको स्लैश, कहीं कहीं पे स्लैश बर्न भी कहा जाता है। ठीक है ना, स्लैश मतलब कुछ घास घूस है उसको हटाओ, बर्न करो, फॉरेस्ट को क्लियर करो, और उसको किस लिए यूज करो, क्रॉप को उगाने के लिए, क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए। एंड वेन सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज, और जब वहाँ की सॉइल क्या हो जाए, फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाए, क्रॉप अच्छे से ना हो, तो आप क्या करें, शिफ्ट कर जाते हैं वहाँ से, है ना। तो इसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है ना, बेसिकली जो वो होते हैं फार्मर्स होते हैं, वो जंगल को साफ़ करते हैं और वहीं पे क्या करते हैं, जला देते हैं उसको, साफ़ करते हैं, फिर जला देते हैं उस चीज़ को, वहीं पे राख होती है, तो राख फर्टिलाइजर के रूप में काम करती है, और वो फर्टाइल होती है लैंड बढ़िया से, नई नई होती है, ताज़ी ताज़ी, ठीक ना लैंड, उस पर खेती होती है। जब तक प्रोडक्शन अच्छा हो रहा होता है, वो जंगली लोग उसको, मतलब आदिवासी ट्राइबल्स लोग अच्छे से वहीं खेती करते हैं। लेकिन जब प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाता है तो वो वहाँ से क्या कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, फिर वहाँ अपने आप फिर से अफॉरेस्टेशन या रिफॉरेस्टेशन होता है। ठीक है, अपने आप पौधे फिर से उग जाते हैं, फिर जंगल हो जाता है, लेकिन वो जंगल के दूसरे पार्ट में माइग्रेट कर जाते हैं और वहाँ पे फिर स्लैश बंद करते हैं, हटाते हैं, तो यहाँ से वहाँ क्या करते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं, है ना, यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाते हैं। जैसे आपको कहीं नहीं अच्छा लग रहा तो आप वहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक,
इस स्कूल में नहीं अच्छा लगा दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये क्या है, शिफ्टिंग स्कूल है। तो ये बेसिकली क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ना। थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें आप सीख सकते हैं इसको, है ना। उसमें क्या इतना होगा नहीं, कोई छोटा चैप्टर है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, थोड़ा बहुत बस पढ़ने की चीज़ें हैं, है ना। जादू होगा। इट इज ऑल्सो नोन एज झूमिंग। इसको और क्या कहते हैं, झूमिंग कहते हैं, झूम झूम के, है ना। झूम झूम नाचे भक्त हनुमाना, ठीक है। तो जैसे हनुमान जी राम राम करते थे तो यहाँ घूमते वहाँ घूमते, वैसे ये खेत किसान भी यहाँ जो ये वाले किसान होते हैं, प्रिमिटिव किसान होते हैं, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस वाले फार्मिंग वाले किसान होते हैं, वो भी झूमते रहते हैं ना। यहाँ झोला झंडी लिए यहाँ पे खेती की, जब यहाँ पे अच्छी फसल नहीं हो रही झोला झंडी उठाए दूसरे जगह चल दी है ना। तो इसीलिए झूमिंग कल्टीवेशन भी इसको कहा जाता है। कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। याद रखिए, थोड़ा सा देखिएगा, एनसीईआरटी में इसको डिब्बे बना के और भी बहुत सारा दे दिया है उसमें, है ना। फॉरेन में क्या कहा जाता है, मैक्सिको में, सेंट्रल अमेरिका में, इंडोनेशिया में क्या कहा जाता है इसको, है ना। ये हर जगह होता है बेसिकली, है ना। तो आपको ये चीज़ें ध्यान देना है, क्योंकि पैराग्राफ में है, अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको ले सकता है वो, मैं नहीं कहता वहाँ से नहीं आएगा, लेकिन आपके लिए लिस्ट अभी आ जाएगी फिर, है ना। तो वो फालतू बर्डन नहीं लेना है, 2-3 नंबर 4 नंबर का आना है, 5 नंबर के इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से, यहाँ से नहीं क्वेश्चन आएगा तो 1 मार्क्स में MCQ में आएगा, तो वो ये वाला जरूर कवर करेगा, ठीक ना। एग्जामिनर भी मूर्ख नहीं है कि एकदम आपको रट्टाफिकेशन वाला ही दे देगा, वो भी कंसेप्चुअल चीज़ें वहाँ रखेगा, क्योंकि पैराग्राफ में ये चीज़ें दी गई हैं, तो ये उसको उसमें कन्वर्ट करके आपको देगा MCQ में, कि अगर आप ये पढ़ के आए तो आप टिक मार पाएँ उसमें, आंसर लगा पाएँ, ठीक है। तो उसमें आपको ज़्यादा रटने की कोशिश नहीं करनी है, उसमें बहुत सारा नाम दे दिया गया है, तो उसको अवॉइड करना है। आपको ये चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए, आप आंसर लगा ले जाएंगे, ठीक है। जितनी चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं यहाँ पे, उस पर आप थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ वास्ट है सिलेबस, है ना, कितना पढ़ोगे। तो ये चीज़ें अगर आपको अच्छे से आ रही तो आप टिक लगा ले जाओगे, ठीक ना, MCQ में। तो उतना ज़्यादा उस पर बर्डन नहीं करना है आपको, इस पर थोड़ा देखना है। इट इज़ नोन एज झूमिंग कहाँ कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट में, है ना। नॉर्थ ईस्ट समझ पा रहे होगे तो 7 सिस्टर साइड, ठीक है। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में। पामलू कहाँ कहा जाता है, मणिपुर में कहा जाता है। दीपक कहाँ कहा जाता है, छत्तीसगढ़, अंडमान एंड निकोबार में कहा जाता है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, इसको वो मैच द कॉलम बना के दे देगा कि ए में कौन सा होगा, बी में कौन सा होगा, सी में कौन सा होगा। इसको ऐसे साइड में लिख के वो मैच करने के लिए दे देगा, और 4 ऑप्शन दे देगा कि एक 1 एक 2 के, ऐसे आप जानते ही हैं ना। अब तो पेपर भी दे चुके हैं, अब आप मैच्योर हो चुके हैं, है ना, कैसे पेपर आता है, कितना टाइम लगता है ना। ये सब आप चीज़ें सीखिए धीरे धीरे, है ना, तभी आपका टाइम मैनेजमेंट ही स्किल है आपके लिए, ठीक है। टाइम मैनेज कर पाएंगे तो पेपर बहुत सुंदर जाएगा आपका, है ना। लिखने की ज़्यादा चीज़ें होती नहीं हैं, सभी लोग के पास उतना ही टाइम होता है, उसी में लोग झंडे गाड़ते हैं ना। आपके लिए 6 घंटे का तो पेपर होगा नहीं, तो टाइम मैनेजमेंट एक आप कर सकते हैं, ठीक है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, अब हम चलते हैं कहाँ पे, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। द फार्मिंग विच प्रैक्टिस ऑन हाई पॉपुलेशन प्रेशर लैंड फॉर सेल्फ कंजप्शन एंड मनी विथ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ऐसी फार्मिंग जो हाई प्रेशर लैंड, हाई पॉपुलेशन प्रेशर लैंड, जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, सबके लिए भोजन क्या करवाना होता, प्रोवाइड करवाना होता है, वहाँ पे क्या किया जाता है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक ना। प्रिमिटिव वाला सबके लिए हाई पॉपुलेशन को भोजन थोड़ी ना करा पाएगा। रेन के ताके बैठे हैं भैया, रेन ना हुई तो पूरी पॉपुलेशन ही ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो उसके भरोसे नहीं रह सकते हैं, आफत आ जाएगी, है ना। मतलब पापी पेट को अगर भोजन नहीं मिलेगा तो जिंदा रह पाएगा कोई। तो हाई पॉपुलेशन जहाँ पे होती है, हाई पॉपुलेशन प्रेशर लैंड, जहाँ पे हाई पॉपुलेशन होती है वहाँ पे लैंड पे क्या पड़ता है, प्रेशर बनता है, किस लिए, सेल्फ कंजप्शन, हमारे लिए भी भोजन दो हमको, है ना। आधे घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे भूखा रह लूँगा, पूरे दिन भूखा रखोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, पढ़ा पाऊँगा जी, यहीं लौट जाऊँगा मैं आप पढ़ भी नहीं पाओगे, है ना। 1 दिन 2 दिन डाइट पर रह लोगे, उसके बाद तीसरे दिन हाइट कम होने लगेगी। द फार्मिंग विच प्रैक्टिस ऑन हाई पॉपुलेशन प्रेशर लैंड फॉर सेल्फ कंजप्शन एंड मनी, सेल्फ कंजप्शन के लिए यहाँ हाई पॉपुलेशन प्रेशर लैंड पे इसको किया जाता है इंटेंसिव फार्मिंग को, और किस लिए, मनी के लिए भी थोड़ा बहुत यूज हो जाता है, ठीक ना। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, थोड़ा बहुत पैसा भी है, मान लो आपको आपके घर में 10 कुंटल हो रहा है कोई चीज़, है ना, गेहूँ,
तो 2 कुंटल खाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, 6-7-8 लोग हैं तो 2 कुंटल साल भर में खा सकते हैं। दावत वगैरह है तो 5-6 कुंटल लग जाएगा, बाकी बच जाते हैं काफ़ी चीज़ें, ठीक है। तो आप उससे क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, तो उससे आपको क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, है ना। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, इंटेंशन होता है ज़्यादा उगाने का। क्या होता है, इंटेंशन होता है ज़्यादा उगाने का, किस लिए, सेल्फ कंजप्शन के लिए। यहाँ पे सिर्फ सेल्फ कंजप्शन था, यहाँ पे सेल्फ कंजप्शन प्लस मनी भी आ गया है। बाद में कुछ बच जाए तो उसे हम बेच के क्या ले लेते हैं, पैसा, है ना। पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है, ऐसा सब लोग सोचते हैं, मैं नहीं सोचता। विथ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट, ठीक ना। इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। अब देखो हाई प्रतिशत है, ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे जब खेती की जाती है तो लेबर भी ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं, तो लेबर क्या होता है, इंटेंसिव लेबर भी ज़्यादा लगती है इसमें, ठीक ना। क्योंकि आप पॉपुलेशन भी ग्रो करें, पॉपुलेशन आपके पास है, जनसंख्या है आपके पास, तो खेत में लगाओगी, कोई बैठ के खाएगा। अगर मान लो 2 बहनें हैं, मान लो मान लो कुछ भी मान लो, जाओ छोड़ो हटाओ, एक भाई बहन है, अगर एक बहन सारा काम करे, भाई बैठ के खा रहा है, तो बहन को थोड़ा कम अच्छा लगेगा। मैं नहीं कहता नहीं अच्छा लगेगा, थोड़ा कम अच्छा लगेगा। वो सोचे थोड़ा सा काम के हो जाए, बट जाए, है ना। भाई से झाड़ू ही लगवा लेते हैं, कम से कम कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा, है ना। तो कुछ न कुछ तो करवा ही लेगी, है ना। तो ये होता है, एक अगर खा रहा है बैठ के, तो दूसरा उसे बर्दाश्त नहीं करेगा ज़्यादा दिनों तक, है ना। कुछ दिनों तक कर लेगी, ये थोड़ा बहुत फिर शेयरिंग होती है उसमें, कि इतने समय हम बैठेंगे, इतने समय तुम काम करोगे, इतने समय तुम काम करोगे, इतने समय, ना। फ्रिज में पानी ही लगवा लेंगे भाई से, बॉटल ही तुलवा लेंगे, कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ करवा ही लेंगे, है ना। मतलब बहुत सारे काम होते हैं घर में, है ना। तो मतलब कोई किसी को बैठा हुआ देखना नहीं चाहता है एकदम कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे भी क्या होता है, इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, है ना। हाई पॉपुलेशन प्रेशर लैंड होती है, तो खाने सबको अगर आपको मिल रहा है तो काम भी करना ही पड़ेगा, तो लेबर इंटेंसिव होता है। लेबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगते हैं इस इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में, ठीक है। हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल यूज़ फॉर हाई प्रोडक्शन। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या यूज होता है, फर्टिलाइजर्स बायोकेमिकल्स यूज होते हैं, ताकि प्रोडक्शन क्या हो, हाई हो, है ना। प्रोडक्शन क्या हो, हाई हो। केमिकल्स वगैरह यूज कर करके प्रोडक्शन बढ़ा लो, बढ़िए, आराम से खाओ भी, खिलाओ भी, मस्त हो, है ना। अगला कह रहा, पीपल नॉट ओनली डिपेंड ऑन मानसून बट ऑल्सो यूज़ वेल्स, कैनाल्स, ETC। मतलब लोग इसमें सिर्फ मानसून पे नहीं डिपेंड रहते, भैया मानसून पे ही डिपेंड रहेंगे। ट्यूबवेल वगैरह भी यूज करते हैं, कैनाल वगैरह भी यूज करते हैं, किसके लिए किसके लिए पता नहीं। ट्यूबवेल वगैरह किसके लिए, सिंचाई के लिए बेसिकली, है ना। रेन होगी, अच्छा है, अद्भुत, बढ़िया है ना। लेकिन नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, ट्यूबवेल चलाएंगे और खेत में पानी लगाएंगे, ठीक है, पाइप को समेटेंगे, है ना। क्योंकि लेबर इंटेंसिव हाई पॉपुलेशन है, उसको क्या प्रोवाइड करना, भोजन। अब भोजन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ख़त्म। इसलिए रिस्क नहीं लेता, मानसून पे सिर्फ नहीं डिपेंड होता, मानसून का पानी भी यूज करता है, लेकिन आर्टिफिशियल तरीकों को भी अपनाता है ये। राइट ऑफ इनहेरिटेंस इन प्रॉपर्टी लीड्स टू स्मॉल साइज लैंड विच मेक इट अनइकोनॉमिकल, है ना। राइट ऑफ इनहेरिटेंस, ये राइट टू इनहेरिटेंस जो भी है, इसमें क्या होगा ना, मतलब अगर एक फादर है, फादर के 2 बेटे हैं, तो उनमें क्या होगी, राइट टू इनहेरिटेंस के हिसाब से दोनों में लैंड बटेगी, है ना। मान लो इतना ज़मीन है तो आधा आधा दोनों में बट जाएगा। फिर अब उनकी भी शादी होगी, फिर उनके भी बच्चे होंगे, फिर उनमें भी क्या होगा, इतनी ज़मीन बची थी, अब इसमें बंटवारा हो जाएगा, इतना इतना हो जाएगा। अब फिर अगले बार फिर तीसरी पीढ़ी में तो ज़मीन ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ डाँड बचेगा कि यहाँ डाँड है, ये आपका डाँड है, ये हमारा डाँड है, बताओ मतलब क्या ही रहेगा, जो पीढ़ी होती है वही बचेगा, है ना। तो राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से लैंड का साइज़ बहुत स्मॉल हो गया है, ठीक है। स्मॉल होने की वजह से प्रॉब्लम क्या होती है ना, सही से खेती हो नहीं पाती। मान लो ट्रैक्टर ले जाना है आपको, तो उसके खेत से इसके खेत में बहुत दिक्कतें आ जाती हैं फिर, ठीक है। तो इसकी वजह से ये क्या हो गया, अनइकोनॉमिकल, मतलब कोई खेती करना ही नहीं चाहता है। और पहले तो ज़्यादा होती है तो दूसरे से भी करा सकते हो, लेकिन कम हो गई है लैंड, तो आपके लिए फिर क्या है कि उतने के लिए क्या क्या करोगे, इससे अच्छा फिर छोड़ ही देता है इंसान, दूसरों को दे देता है फिर, है ना। तो राइट ऑफ इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी लीड्स टू स्मॉल साइज ऑफ लैंड विच मेक इट अनइकोनॉमिकल, मतलब प्रॉफिटेबल नहीं रह जाता फिर, है ना। तो ये जो बंटवारे वाला सिस्टम ये क्या है, बहुत ख़तरनाक है। इस वजह से इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या हो गई है,
अनइकोनॉमिकल हो बताइए किसकी वजह से, राइट ऑफ इनहेरिटेंस। याद रखना राइट ऑफ इनहेरिटेंस किसमें है, इंटेंसिव इनहेरिटेंस, इंटेंसिव इनहेरिटेंस, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा आप। प्रिमिटिव वाले में कोई टेंशन ही नहीं, तो स्लैश बर्न होता है, जलाओ भागो करो दूसरी जगह से। अब इसमें क्या एक जगह पे इंसान रहने लगता है, पॉपुलेशन प्रेशर लैंड हो गई, यहाँ बेसिकली सेटलमेंट देखने को मिलता है आपको ना। इसमें कॉलोनी वलोनी भी मिल जाती है तो लोग बना के घर पे सेट हो जाते हैं ना। ये वाले में कोई कॉलोनी नहीं मिलती, जंगल में मिलती है क्या कॉलोनी, है ना। लेकिन अब उसके लिए गवर्नमेंट अब काम कर रही है, ये भी कम हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन यहाँ वाला पे ये वेल सेटल्ड होती है, तो यहाँ पे ये राइट ऑफ इनहेरिटेंस वाला प्रॉब्लम देखने को मिलता है आपको, है ना। कमर्शियल क्रॉपिंग पे चलते हैं। पहले हमने देख लिए प्रिमिटिव, फिर देख लिया हमने इंटेंसिव, अब हमको देखना है कमर्शियल। द फार्मिंग विच मेनली प्रैक्टिस फॉर अर्निंग मनी आर कॉल्ड एज कमर्शियल फार्मिंग। ऐसी फार्मिंग जो मेन एम ही क्या होता है, पैसा। मेन एम क्या होता है जी, पैसा। मतलब पैसे आँख में रात दिन किसका सपना आता है, पैसे का। कमर्शियल क्रॉपिंग जो करता है उसको रात दिन किसका सपना आता है, पैसे का। सुबह उठेगा तो अब क्रॉप हो जाएगी, बिकेगी, पैसा आएगा, पैसा है ना। ये किसमें सोचता है, कमर्शियल फार्मिंग में, ठीक है। लेकिन इन दोनों में क्या था, भोजन पहले, इसमें तो भोजन ही था, इसमें भोजन फिर बचने के बाद उसको बेचेगा तब पैसा। लेकिन इसमें क्या है, तो वो पैसे के लिए लगा ही रहा है कमर्शियल फार्मिंग को, ठीक है। इसमें हाई डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट लाइक HYV हाई यील्डिंग वैरायटीज़, ठीक है। हाई यील्डिंग वैरायटीज़, केमिकल, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ETC यूज, है ना। इसमें क्या होता है, हाई डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट, मतलब नए तरीक़ों को एकदम भयानक तरीके से यूज किया जाता है। कुछ ना, मतलब कि पैसा चाहिए, है ना, उसके लिए कुछ भी यूज करेंगे। हाई यील्डिंग वैरायटीज़, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, ऐसा सीड यूज करेंगे, केमिकल यूज करेंगे, फर्टिलाइज़र यूज करेंगे, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टों को मार देंगे, भैया कोई इंसेक्ट फसल को ख़राब ना कर पाए। पेस्टिसाइड, पेस्ट को मार देंगे, ठीक है। जो छोटे बहुत कीड़े हैं सब, मतलब सब ख़त्म कर दो। मतलब पैसा चाहिए तो चाहिए, समझ में आ रहा है। उसके लिए कुछ कितना भी पॉल्यूशन करना हो कोई दिक्कत नहीं। ये कौन सोचता है कमर्शियल फार्मिंग। मेरे तो तुम लोग क्यों देख रहे हो, मैं ये सब नहीं सोचता। डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। मतलब कमर्शियलाइजेशन, पैसा कमाने के तरीके स्टेट टू स्टेट में क्या करते हैं, वैरी करते हैं। लाइक राइस इज कमर्शियल इन पंजाब और हरियाणा। राइस जो फसल है ये पंजाब और हरियाणा के लिए क्या है, कमर्शियल क्रॉप है। वो राइस को उगाते ही इसीलिए हैं कि पैसा मिलेगा, ठीक है। कहाँ पे, पंजाब और हरियाणा में। लेकिन ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहाँ पे है, हरियाणा में। सब्सिस्टेंस क्रॉप कहाँ पे है, दिक्कत नहीं लग रहा है आपको। देखिए, डिग्री ऑफ कमर्शियल वेरी फ्रॉम स्टेट लाइक राइस इज कमर्शियल इन पंजाब हरियाणा बट सब्सिस्टेंस इन हरियाणा। कॉमन नहीं हो गया थोड़ा सा, है ना। तो ये यहाँ पे नहीं होगा। सब्सिस्टेंस कहाँ पे हो गई है, यूपी बिहार डाल सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो चलता ही है। नींद में लिखा था। डिग्री ऑफ कमर्शियल वेरी फ्रॉम स्टेट लाइक राइस इज कमर्शियल इन पंजाब एंड हरियाणा। मतलब राइस पंजाब और हरियाणा में उगाया जाता है, किस लिए, बेचने के लिए, पैसे के लिए, ठीक है। बट सब्सिस्टेंस कहाँ पे है, यूपी बिहार में, ठीक है। यूपी बिहार में छोटी छोटी लैंडें हैं, है ना, मतलब तो वहाँ पे क्या होता है, खेती होती है तो किसके लिए, अपने लिए। सब्सिस्टेंस होती है, इंटेंसिव होती है, ठीक है, इंटेंसिव होती है, ठीक है। कुछ पार्ट में वेस्टर्न यूपी मान सकते हो, लेकिन कह सकते हो यहाँ पे भी, ठीक है। तो पंजाब हरियाणा में ये क्या है, राइस कमर्शियल क्रॉप है। प्लांटेशन इज आल्सो टाइप ऑफ कमर्शियल क्रॉप इन विच सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन लार्ज स्केल। ज़्यादा प्लांटेशन भी एक क्या होती है, कमर्शियल क्रॉप होती है, जिसमें एक ही क्रॉप लार्ज स्केल में उगाई जाती है। जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, प्लांटेशन में आते हैं। लिपस्टिक का पेड़ हो गया, लगा दिया, बेच दिए, ठीक है। ये सब किस में आते हैं, प्लांटेशन में आते हैं। प्लांटेशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ कमर्शियल। अमरूद हो गया, है ना, अमरूद खेत में लोग लगा देते हैं, गाँव वगैरह में नींबू लगा दिए हैं, ये सभी किस में आता है, प्लांटेशन में आता है, ठीक है ना। एक बार में प्लांट लगता है, उससे पैसे ही पैसे आते रहते हैं, ठीक है। लेकिन मेनली इसमें NCERT में क्या दिया है, टी और कॉफ़ी, तो आपको वही याद रखना है। दिस प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज लाइक टी, कॉफ़ी, शुगर ETC, है ना। शुगर भी किस में आता है, प्लांटेशन में ही आता है। तो ये सब किसके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, फैक्ट्रीज़ के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, है ना। कौन, कमर्शियल क्रॉपिंग, कौन, कमर्शियल फार्मिंग या क्रॉपिंग, ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग। ये दोनों
रॉ मटेरियल नहीं प्रोवाइड करते हैं। ये खाने के लिए पहले इंसान का पेट भरना चाहिए, उसके बाद फिर निंजा टेक्निक लगाता है, ठीक ना, टेक्नोलॉजी है। पहले जब तक पेट नहीं भरता तब तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं आती। पहले देखो ये तो खाने के लिए सिर्फ प्रकृति पे डिपेंडेंट है ना, ये थोड़ा सा दिमाग लगा, थोड़ा सा प्रकृति पे डिपेंडेंट, लेकिन और थोड़ा सा आगे भी बढ़ा, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की यूज किया। लेकिन ये वाला तो एकदम से कहा भाई बस पैसा ही चाहिए, पैसा ही चाहिए, है ना, डूब गए ये पैसे में। तो इस क्या प्रोवाइड कराने लगे इंडस्ट्रीज को, तो डेवलपमेंट भी होता है देश का, ऐसा नहीं होता ना। पैसे आते हैं तो फ़ायदे ही होते हैं सभी लोगों के। एक मान लो के पास पैसा आ गया तो वो कुछ काम आगे बढ़ाएगा तो 4 लोगों को काम मिलेगा, तो 4 लोगों का और घर चलेगा, वो 4 लोगों का घर चलेगा तो वो 4 लोग और किसी को कनेक्ट करेंगे, वो उनका घर चलेगा। मतलब ये क्या होता है, लिंकेज होता है, ठीक है। तो ये पैसे वैसे मतलब इतना भी ख़राब नहीं होता है ना, लोग यूज गलत करते हैं तो वो बात अलग है। बाकी एक से लिंकेज होता चला जाता है ना, कई घर चलते हैं उससे, है ना, वहाँ पे पेट पलता है। तो यहाँ तक है फार्मिंग हमने देखा, टाइप्स ऑफ फार्मिंग देखिए, है ना। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, और कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है। आई होप ये फार्मिंग आपको समझ में आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पर लैंड करेंगे, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन समथिंग अबाउट क्रॉपिंग पैटर्न इंडिया। कहता है क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है इंडिया में। दूसरे टॉपिक पे चलेंगे एनसीईआरटी के। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इंडिया मेनली 3 क्रॉपिंग पैटर्न, मतलब इंडिया में मेनली 3 क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सीजन देखने जाते हैं हमको, ठीक है ना। जैसे राबी क्रॉप हो गया, खारिफ क्रॉप हो गया, जैद क्रॉप हो गया, है ना। जो ठंडी वगैरह में होता है उसे राबी क्रॉप बोलते हैं, जो बरसात या भयंकर गर्मी में होता है उसे खारिफ क्रॉप बोलते हैं, और जो बिना मानसून में होता है, दोनों के बीच में हो जाता है, उसे जैद क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा देख लेते हैं क्या है। इंडिया हैज़ मेनली 3 क्रॉपिंग पैटर्न सीजन। पहला है राबी क्रॉप, सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। कह रहा है कि जो रबी क्रॉप्स होती हैं, रबी सीज़न होता है, रबी क्रॉप भी कहते हैं, रबी सीज़न भी कहते हैं, जो आप मर्जी हो कहिए, ठीक है ना। नॉन मानसून क्रॉप भी कहते हैं। सोन इन विंटर, ये कब बोया कब लगाया कब जाता है, या बोया कब जाता है, सोन, है ना, इन विंटर, ठंडियों में लगाया जाता है। कब से कब तक, फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर, है ना। जिससे अभी क्या चल रहा है, नवंबर चल रहा है ना। तो कई लोगों को गेहूँ वगैरह लग गया है, ठीक है, लगने लगता है रबी क्रॉप में। जो गेहूँ वगैरह होता है ये कब लगाया जाता है, अक्टूबर नवंबर, है ना। 20 नवंबर अभी चालू हुआ है, आज कितना नवंबर है, 2 3 पता नहीं, ठीक है। सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर, तो ये कब लगाया जाता है रबी क्रॉप को, अक्टूबर टू नवंबर। लेकिन अब ये एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी 1990 में लिखी गई थी, तभी से वही नाटक कॉपी पेस्ट हो रहा है। तो अब ये थोड़ा पैटर्न क्या हो गया, क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ा सा चेंज हो गई, तो ये शिफ्टिंग देखने को मिलता है हमें ना। तो अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, नवंबर टू, फिर भी सही है। कई लोगों को लग चुका है गेहूँ, कई लोगों को लग रहा है। तो ये जो फसलें सोन की जाती हैं, लगाई जाती हैं कब, अक्टूबर टू नवंबर, एंड हार्वेस्ट कब की जाती है, समर में, लगभग समर स्टार्ट हो जाता है ना, अप्रैल टू जून, है ना। लेकिन अब गेहूँ वगैरह कटता कब, आपका मार्च में लगभग कट चुके होते हैं, लेकिन अब यहाँ अप्रैल टू जून लिखा है, तो ठीक है। एनसीईआरटी में जो लिख दिया है वो आपको क्या बोलते हैं उसको, ब्रह्मदेव की बात मान लेनी है ना, क्योंकि यही सही है। पर आप आसपास अपने देखते होंगे तो वो लगभग मार्च में ही होली के आसपास कटने लगता है ना। तो वही चीज़ें हैं, लेकिन गेहूँ को सिर्फ थोड़ी न मानेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पहले कटने भी लगता है ना। तो सोन इन विंटर लगाया कब जाता है, विंटर में। हार्वेस्ट मतलब काटा, यह कब होती, पकती का फसल है, समर में। विंटर में दिया अक्टूबर टू नवंबर में लगाया जाता है, काटा कब जाता है, अप्रैल टू जून, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या है, वीट है, बार्ली है, पी है, ग्राम है, मस्टर्ड है, ईटीसी है, ठीक है। आप देखे होंगे वीट, बार्ली, है ना। जहाँ पे गेहूँ होता है वहाँ पे जौ भी हो जाता है ना, गेहूँ के साथ जौ भी बीच बीच में हो जाता है ना, जिसका क्या बनता है, सतुआ बनता है, ठीक है, खाने बढ़िया आता है। तो वीट के साथ क्या बनता है, वीट, बार्ली, पी, ग्राम, मस्टर्ड। आप साथ में देखते होंगे, भी ठंडी आएगा देखेंगे, पी, ग्राम, मस्टर्ड, ये तीनों साथ में होता है। मस्टर्ड को बीच में लगा दिया जाता है और उसी में मटर छींट दी जाती है, हो जाता है,
उसी में और ग्राम भी लगा देते हैं, ठीक है। तो बीच बीच में सरसों हो जाती है, उसी में ग्राम भी हो जाएगा, उसी में चना भी हो जाएगा, उसी में चने की साग भी बनती है, और उसी में मटर भी रहता है, ठीक है। तो तीनों चीज़ साथ में रहती हैं, तो वीट बार्ली ये साथ में हो जाती है, तो ये तीन चीज़ एक साथ हो जाती हैं, है ना। तो याद रखिए थोड़ा सा। ये कहाँ कहाँ होती है? जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर ठंडे इलाके में, ठीक है, क्योंकि ठंडी पड़ती है भयानक वहाँ हो ही जाती है। पंजाब में भी होती है, हरियाणा में भी होती है, हिमाचल प्रदेश में भी होती है, उत्तराखंड में होती है, यूपी बिहार में होती है, और इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है ना, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी बिहार, ये इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है किसके? रबी क्रॉप के। अगला चलते हैं खारिफ क्रॉप। ग्रोन विथ ऑनसेट ऑफ मानसून, है ना, जैसे जैसे ही पानी गिरता है, जैसे मानसून स्टार्ट होता है, पानी गिरना मतलब मानसून, ठीक है। तो इसको इसलिए इसको खारिफ क्रॉप को मानसून क्रॉप भी कह देते हैं, इसको मानसून क्रॉप भी कह देते हैं, इसको नॉन मानसून क्रॉप भी कहते हैं, ठीक है। ये मानसून क्रॉप है, जब बारिश होने के बाद, स्टार्ट होने के बाद ये चीज़ें खारिफ क्रॉप का स्टार्टिंग होता है, ठीक है, लगाना उगाना शुरू होता है। देखिए होगी जब धान वगैरह लगता है, बारिश होने लगती है, तब ये चीज़ें होती हैं। ग्रोन विथ ऑनसेट ऑफ मानसून, ब्रैकेट में जुलाई, है ना, जुलाई में ही लगभग शुरू होता है ये। एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर, कटाई कब होती है इसकी? सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर तक लगभग कटाई पिटाई हो जाती है, ठीक है, किसकी? खारिफ क्रॉप की। एग्जाम्पल इसमें दिया है राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, पल्सेस, पल्सेस को तुर कहते हैं, किसको? अरहर को। एक एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी में, तो याद रखिए पल्सेस को, अरहर को क्या कहते हैं? तुर भी कहते हैं, पता नहीं कहाँ कहते हैं। कॉटन, जूट, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ETC, ठीक है। कॉटन, जूट, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये सब किस में आते हैं? खारिफ क्रॉप में आते हैं, ये थोड़ा सा याद रखिएगा आप। स्टेट कौन कौन से इसको प्रोड्यूस करते हैं? तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, ठीक है। ये खारिफ क्रॉप यहाँ पर मेनली होती है। एक अलग से एक पॉइंट दिया हुआ है, 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी ग्रोन इन अ ईयर, मतलब 3 बार पैडी, चावल 3 बार एक साल में हो जाता है। कहाँ पे? आसम में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में। आसम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। एक साल में 3 बार राइस की क्रॉप वहाँ पे उगाई जाती है, पैडी जिसको बोलते हैं, राइस को पैडी भी बोलते हैं, ठीक है। तो आसम में से क्या कहते हैं? ऑस, वेस्ट बंगाल में से क्या कहते हैं? अमन, उड़ीसा में क्या कहते हैं इसको? बोरो, है ना। तो अस, अमन, बोरो, अस, अमन, बोरो। आसम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में अस, अमन, बोरो कहते हैं किसको? पैडी क्रॉप को। एक साल में 3 बार कंटिन्यूस उगा ली जाती है ना, तो अस, अमन, बोरो, बोरो कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, इसे आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं ना। इसको भी मैचिंग में दे सकते हैं। अस, आसम में है, अमन कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है, MN है ना, MN। बोरो कहाँ है? उड़ीसा, वो है तो ज़्यादा उड़ीसा से याद कर सकते हैं, बोरो, उड़ीसा, है ना। थोड़ा बहुत टिक टिक लगा सकते हैं हल्का सा। तो रबी क्रॉप हो गया, खारिफ क्रॉप हो गया, ठीक है। मेन रबी क्रॉप कौन सी होती है? वीट। मेन खारिफ क्रॉप कौन सी होती है? राइस, ठीक है। आगे चलते हैं, जैद क्रॉप। दोनों एक रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप जब कटती, हार्वेस्ट होती है लगभग मार्च अप्रैल में, तो और ये कब? मानसून होने के बाद स्टार्ट होगी खारिफ, तो बीच में 1-2 महीने 3 महीने बच जाते हैं, ठीक है। तो उसमें उगाया जाता है जैद क्रॉप, इसीलिए इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट क्रॉप भी बोलते हैं इसको, किसको? जैद क्रॉप को। दोनों के बीच में कौन सी क्रॉप होती है? जैद क्रॉप। दोनों के बीच में कौन सी क्रॉप होती है? जैद क्रॉप। In between Rabi and Kharif crop, there is short summer season which is known as Zaid season. जिसमें खारिफ और समर के, खारिफ, रबी और खारिफ के बीच में थोड़ा छोटा समर सीज़न आता है, उसे बोलते हैं जैद सीज़न, ठीक है। इसका एग्जांपल दिया वाटरमेलन, है ना, हिरमाना, मस्कमेलन, खरबूजा, कुकुम्बर, खीरा, वेजिटेबल, फॉडर क्रॉप, ETC, है ना। कुछ सब्जियां भी होती हैं, फॉडर क्रॉप, है ना, कुछ गाय भैंसों के लिए भी उगाया जाता है, ETC। ये सब किस में आता है? जैद क्रॉप में आता है ना। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, है ना। पहले हमने क्या देखा था? टाइप फार्मिंग देखा, टाइप्स ऑफ फार्मिंग देखा, फिर हमने क्या देखा? क्रॉप सीजन या क्रॉप पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया, है ना। तो पहला दूसरा टॉपिक एनसीईआरटी हमने कवर किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा थोड़ा बहुत, है ना। बाकी जय माता दी। मिलते हैं थोड़े से तुरंत, है ना, थोड़ी देर में मिलते हैं, ठीक है। तब तक आप इसे अच्छे से लिखिए, और कई लोग स्क्रीनशॉट के लिए तड़प रहे होते हैं, तो वो इधर के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिख लेंगे, फिर
इधर की स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद लिख लेना, मैं हट भी जाता हूँ, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। पहले इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन कवर कर लिए है, अब हम तीसरा क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन समथिंग अबाउट मेजर फूड क्रॉप ऑफ इंडिया एंड देयर क्लाइमेटिक कंडीशन। तीसरा टॉपिक एनसीईआरटी कहता है मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया, है ना, मतलब इंडिया में मेजर फूड क्रॉप खाने वाली फसलें कौन कौन सी हैं मेजर, है ना। मेनली देखना ऐसे तो बहुत सारे क्रॉप्स, लगभग 2000 क्रॉप वैराइटीज़ उगाई जाती हैं, है ना, पूरे भारत में, लेकिन हमको मेजर देखना है ना, ये नहीं पूरा सब 2000 वैराइटी पढ़ेंगे अभी के अभी, ऐसा हो सकता है क्या, इम्पॉसिबल, है ना। इसलिए एनसीईआरटी थ्रू को चलना है आराम से और चीज़ों को कवर कर लेना है ना, तभी जल्दी कवर होगा। तो मेजर फूड क्रॉप देखना है, जैसे क्या होता है, राइस क्या है, वीट, राइस के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन देख लेंगे, वीट क्या है उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन देख लेंगे, फिर उसके बाद मेज का क्लाइमेटिक कंडीशन और उसको कौन कौन से स्टेट प्रोड्यूस करते हैं ये देख लेंगे। उसके बाद मेज हो गया, उसके बाद मिलेट देख लेंगे, है ना, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, एनसीईआरटी में ये दिया है, तो एनसीईआरटी थ्रू हम लोग चलेंगे, जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे और उसके बाद फिर खाना खाएंगे सब लोग, है ना, अपने अपने घर में। और उसके बाद लास्ट में क्या है, पल्सेस, है ना। तो ये मेजर फूड क्रॉप्स हैं ना। तो आते हैं देखते हैं क्या कहता है। Introduction. There are various food crop variety grown in India like rice, wheat, maize, millet, pulses, etc. depend on soil, climate and cultivation practice, है ना। Soil, climate, cultivation practice के बेसिस पे बहुत सारी मेजर क्रॉप पाई जाती है इंडिया में। जैसे हो गया राइस, व्हीट, मेज, मिलेट, पल्सेस, है ना। तो उसी को हम लोग डिटेल में कवर कर लेते हैं। 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, तो मैटर आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है। ये दिख रहा है बस छोटे छोटे, लिखेंगे कॉपी में तो बहुत हैवी जाएगी, ठीक है। आप लोग लिखेंगे तो खुद ही समझ में आएगा। तो 5 नंबर का मैटर पर्याप्त है। देखते हैं, हर सवाल पूछ लेगा कभी किसके बेसिस पे फूड क्रॉप है मेजर फूड क्रॉप, तो ध्यान देना डिपेंड किसके ऊपर करता है, ये सॉइल के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के ऊपर, है ना, कैसे आप खेती कर रहे हैं ये भी। तो पहले इसमें देखना हमको राइस। राइस इज स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मेजोरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, मेजोरिटी ऑफ इंडिया, मतलब स्टेपल फूड क्रॉप वो होता है जो आपको सुबह शाम दिन भर में एक बार लेना ही है, ठीक ना, आपकी ज़िंदगी उस पर डिपेंड है। राइस, जैसे राइस से चावल है, आप इसे खाएंगे ही, है ना, पूरी इंडिया में लगभग इसको एक बार दिन में खाया ही जाता है हर फैमिली में, है ना। अब कोई मतलब फास्ट वगैरह है तो वो एक्सेप्शन छोड़ सकते हैं, आप नहीं कहेंगे हम नहीं खाएँ भैया, हम नहीं खाएँ आज, मतलब आप इसके बिना स्टेपल मतलब मुख्य है ना, उसे आप खाना ही है। जैसे आयरलैंड में एक बार हमने केस देखा था, पोटैटो हो गया था ना, पोटैटो ख़त्म होते ही फैमाइन आ गया था, है ना। तो वैसे ही राइस हमारे यहाँ क्या स्टेपल डाइट है, हमारे यहाँ बहुत भोजन स्टोर है जी, टेंशन नहीं लेने का ना। फैमाइन आ जाएगा तब भी 30 साल तक पूरा खा सकते हैं हम लोग चावल, है ना, बहुत स्टोर है। वैसे द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मेजोरिटी ऑफ इंडिया स्टेपल है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना। चाइना के सब दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल कौन प्रोड्यूस करता है, चाइना। उसके बाद कौन प्रोड्यूस करता है, हम, है ना। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है, चाइना। उसके बाद कौन, हम। तो हम कितने नंबर पे आएंगे, सेकंड। हम कितने नंबर पे आएंगे, सेकंड। तो वही कह रहे हैं इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना, है ना। थर्ड पॉइंट कह रहा है राइस रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर। राइस को उगाने के लिए, चावल को उगाने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। गर्मी में देखते हो कितनी 45 डिग्री 40 डिग्री ऐसे टेम्परेचर जाता है ना कि नहीं। तो वही है राइस बिकॉज हाई टेम्परेचर अब 25 डिग्री सेल्सियस, ये एक पॉइंट हो सकता है। यहीं पे एक पॉइंट और, हाई ह्यूमिडिटी, नमी भयानक चाहिए होती है ना, बारिश होती रहती है ना, तो उसके लिए नमी भयानक चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई रेनफॉल, हैवी रेनफॉल भी, हाई रेनफॉल, है ना। अब वो 100 सेंटीमीटर एनुअली, है ना, लगभग 100 सेंटीमीटर एनुअली, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है राइस की खेती में, है ना, हमेशा उसमें पानी चाहिए होता है। तो राइस रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, हैवी रेनफॉल, अब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 100 सेंटीमीटर एनुअली रेनफॉल चाहिए होता है, किसके लिए, राइस के लिए। राइस कल्टीवेशन प्रैक्टिस इन रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल और गुड वाटर सोर्स, गुड वाटर सोर्स, है ना, हैवी रेनफॉल और गुड वाटर सोर्स। कह राइस का कल्टीवेशन वहाँ पर होता है जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है या पानी का स्रोत अच्छा होता है, गुड वाटर सोर्स होता है, ट्यूबवेल हो आपके पास, है ना,
वेल वगैरह हो, कैनाल हो, नदी वगैरह हो, तो आप उससे पानी प्रोवाइड करा सकते हैं, यही कहता है ये। राइस ग्रोन इन नॉर्थन प्लेन, नॉर्थ ईस्ट कोस्टल एंड डेल्टाइक रीजन। राइस ग्रो कहाँ किया जाता है? नॉर्थन प्लेन, यूपी, पंजाब हरियाणा, यूपी, बिहार, ये नॉर्थन बेल्ट है, ठीक ना, यहाँ पे ग्रो करता है। नॉर्थ ईस्ट आसम वगैरह में भी होता है, मेघालय वगैरह में, ब्रह्मपुत्र वहाँ से जाती है, गंगा भी जाती है थोड़ा सा, गंगा नहीं जाती, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट, कोस्टल, कोस्टल मतलब किनारे वाले एरिया पे, जैसे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट हो गया, डेल्टाइक रीजन, ठीक ना, डेल्टाइक रीजन जहाँ पे नदियाँ जाके गिरती हैं, ठीक है, जैसे वेस्ट बंगाल की साइड। तो ये यहाँ पे क्या होता है, राइस बढ़िया से ग्रो करता है कि पानी एम्पल अमाउंट में वहाँ पे अवेलेबल होता है ना। डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल, इरिगेशन एंड ट्यूबवेल मेड पॉसिबल दैट इट शुड ग्रो इन लेस रेनफॉल एरिया सच एस पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड सम पार्ट ऑफ राजस्थान। मतलब क्या रहा है, डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क, यहाँ ऐसा क्या हुआ ना, पैसा आने के बाद यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा में भी बढ़िया क्या लगा, ट्यूबवेल लगा, क्या लगा, ट्यूबवेल लगा, समरसेबल लगा, इस वजह से इरिगेशन का कैनाल बन गया, जाल बन गया, है ना, डेंस नेटवर्क बिछ गया। मेड पॉसिबल दैट इट ग्रो इन लेस रेनफॉल, यहाँ पे बारिश कम होती है, लेकिन यहाँ भी किसकी मदद से खेती हो जाती है, सिंचाई की, इरिगेशन की मदद से। कहाँ पे? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड सम पार्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो ये मैटर हो गया आपका राइस। कब चलते हैं हम वीट पे। वीट इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप, मतलब राइस के बाद वीट सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाज है, ठीक है। इट इज़ द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ कंट्री। ये मेन फूड क्रॉप कहाँ पे, जैसे स्टेपल ये भी है ना, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न मतलब राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये सब नॉर्थ वेस्टर्न में आते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, मेन फूड क्रॉप है, बेसिकली पूरा ही खाया जाता है, लेकिन एनसीईआरटी जो लिखा है उसके हिसाब से, बाकी आप अपना मस्तिष्क भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी किताब के भरोसे ही चलना है ज़िंदगी पर, है ना, इसके भरोसे चलना है ज़िंदगी पर, किताब तो कुछ दिन काम आएगी, है ना, दिमाग केवल आपको फिल्टर करता रही किताब बस, बाकी दिमाग ज़िंदगी भर काम आएगा। दिमाग को अच्छा रखना है, किताब भी अच्छी रखनी, कुछ लोग कवर ओवर चढ़ा के रखते हैं किताब को और उसके बाद 1 साल बाद भूल जाते हैं। तो दिमाग सोचो ज़िंदगी भर रहता है, उसको सजा कवर करके रखना चाहिए ना, टोपी लगाना चाहिए। इसको कुछ लोग वेल्डिंग करवा लेना चाहिए ना, चारों तरफ से वो लोहे लगा के वेल्डिंग करा लेना चाहिए, बस आँख खोल दो, मुंह खोल दो, फाटक लगा दो इसमें भी दरवाजा और उसमें लॉक कर दिया करो, है ना, ऐसा हो सकता है। आगे चलते हैं। इट इज़ द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ कंट्री, मतलब मेन फूड क्रॉप ये तो बता ही दिया। दिस रबी क्रॉप रिक्वायर्ड कूल, मतलब ये तो रबी क्रॉप है भी, इसको क्या चाहिए, कूल इन्वायरमेंट, है ना। अब देखो यहाँ भी एक पॉइंट बन सकता है, यहाँ भी एक पॉइंट बन सकता है, मतलब 50 पॉइंट इसमें बन सकते हैं, लेकिन मैंने उसको अरेंज किया, थोड़ा सा बहुत टाइम लगा है सजाने में, है ना। दिस रबी क्रॉप रिक्वायर्ड कूल, जब बोने या लगाने के समय पे इसको कूल इन्वायरमेंट चाहिए। कैसा इन्वायरमेंट चाहिए, कूल, ठंडा, है ना, जैसे इतनी समय भी कूल रहता है ना, सुबह बाहर खेत में निकल जाओ ठंडी रहती है, निकल न जाना। ब्राइट सनशाइन, मतलब कि पकने के समय पे जब पकती है फसल, हार्वेस्ट होने का टाइम होता है, तब सनशाइन कैसा होना चाहिए, ब्राइट, है ना, चमकीला। जैसे गेहूँ पकने लगता है तो उतने समय गर्मी आ जाती है हल्का हल्का, ठीक है। राइपनिंग के टाइम पे क्या होना चाहिए, ब्राइट सनशाइन। रेनफॉल कितनी चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर, है ना, लगभग थोड़ा बहुत रेनफॉल चाहिए, ज़्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए होगा किसको, वीट को। गंगा सतलज प्लेन ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन और इम्पोर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन। कह रहे कहाँ पे, जो कौन से जोन में अच्छे से होती है, तो गंगा सतलज, तो मतलब ये नॉर्थ इंडिया वाला रीजन है। इधर कौन चली जाती है, झेलम चनाब सतलज, इंडस, है ना, इंडस, झेलम चनाब सतलज ब्यास, ये सब इधर चली, रावी सतलज ब्यास पाकिस्तान की तरफ मुँह कर जाती है नॉर्थ साइड में, और इस साइड गंगा निकल जाती है ना। क्लास 9th है, थोड़ा सा पढ़ाया था, आपको याद हो तो। अरे सर 10th वाला तो याद नहीं, 9th वाला कहाँ से याद रहेगा, ऐसा है, थोड़ा बहुत याद ही होगा ना। इधर पाकिस्तान की तरफ इंडस वगैरह बह जाती हैं, सतलज, गंगा, यमुना इस साइड निकल जाती हैं, भागीरथी वगैरह थोड़ा बहुत याद ही होगा। और ब्लैक सॉइल ऑफ डेक्कन, डेक्कन महाराष्ट्र के साइड पे, ठीक है। और इम्पोर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन, यहाँ पे वीट अच्छे से होता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार और वीट प्रोड्यूसर, है ना, ये भी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार, ये भी वीट प्रोड्यूसर में आते हैं, ठीक है।
यहाँ पे गेहूँ वगैरह होता है। तो हमने राइस देख लिया, हमने वेट देख लिया, अब चलते हैं मेज पे। मेज इज यूज्ड एज बोथ फूड एज वेल एज फॉडर। कह रहा है मक्का जो होता है भोजन के रूप में भी यूज़ किया जाता है और चारे के रूप में भी यूज़ किया जाता है। आप लोग मक्का देखे हो तो मक्के का जो होता है चरिक जैसे होता है, बड़ा सा पेड़ होता है, उसमें ऊपर जाके भुट्टे लगता है, ठीक है, ये साइड साइड लग जाते हैं। और उसके बाद उसको निकालने के बाद वो चरी के जैसा ही दिखने लगता है, उसको चारे के रूप में भी यूज कर लेते हैं, गाय भैंस खा लेती हैं, ठीक है। मेज इज खारिफ क्रॉप विच रिक्वायर टेम्परेचर 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस एंड ग्रो वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल। कह रहा है कि मेज खारिफ क्रॉप है, बहुत बढ़िया भैया, अच्छा किए बता दिए। टेम्परेचर 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है ना इसको उगाने के लिए, मतलब गेहूँ से थोड़ा सा कम ही चाहिए होता है और थोड़ा सा ज़्यादा भी, हल्का सा। इन स्टेट लाइक बिहार मेज इज ग्रोन इन रबी सीजन ऑल्सो। बिहार में, बिहार वाले अति उत्तम हैं, ठीक है। बिहार में इलेक्शन चलने वाला है, ठीक है, 6 नवंबर को, 11 नवंबर को, 14 का रिजल्ट आएगा, इसीलिए मोदी जी बार बार कहाँ प्रचार करने निकल लेते हैं बिहार में, क्योंकि जितवाना है ना जो भी है। तो बिहार में मेज को क्या किया गया है जी, रबी सीज़न में भी रखा गया। मेनली कब लगाया जाता है मक्का, खारिफ में, लेकिन बिहार वाले इसको रबी में भी लगाते हैं, इतनी समय भी लगाएंगे वो मक्का, ठीक है ना। कि मक्का की रोटी गैल खाऊंगा साग, उसके आगे तभी और बताऊंगा शायरी है, ठीक है। यूजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट सच एस HYV सीड्स फर्टिलाइजर इंक्रीज द यील्ड, ठीक है। मतलब यूज़ ऑफ मॉडर्न इनपुट, नए तकनीक का यूज करने को, हाई यील्डिंग सीड्स फर्टिलाइज़र इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मेज, है ना। मेज का प्रोडक्शन क्या हो गया है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इन सबको यूज करने को। इससे MP UP बिहार कर्नाटक आंध्र प्रदेश तेलंगाना और मेज प्रोड्यूसर, ठीक है। मेज प्रोड्यूसर कौन कौन से, MP UP बिहार कर्नाटक आंध्र प्रदेश तेलंगाना और मेज प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ इंडिया। राइस हो गया, वीट हो गया, मेज हो गया, मिलेट पे चलते हैं। मिलेट और कोर्स ग्रेन विथ हाई न्यूट्रिशन वैल्यू। कोर्स ग्रेन मतलब बड़े, ठीक ना, कोर्स थोड़ा सा छोटे अनाज हैं, राइस वगैरह, वीट वगैरह, तो कोर्स में थोड़ा सा बड़े, ठीक है, उनसे थोड़ा साइज में बड़े। तो चलते हैं किसकी तरफ, ज्वार की तरफ, बाजरा की तरफ और रागी की तरफ। रागी इधर हमारे इंडिया में थोड़ा, यूपी साइड में थोड़ा सा कॉमन नहीं है, ये माउंटेन एरिया पे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। तो रागी वगैरह आप लोग देखे नहीं होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है, चने टाइप का थोड़ा सा दिखता है ये। ज्वार जो होता है, ज्वार आप लोग देखेंगे, ये भी जो चरी होती है ना, चरी टाइप की, ये भी होता है, भुट्टा टाइप के ऊपर जाके लगता है। इसको गाँव में जोंधरी भी कहते हैं, है ना, अगर नाम सुना हो तो। कई लोग एकदम से नहीं सुने होते, भैया कहते हैं ये क्या नाम है ना, ठीक है। ज्वार, जोंधरी को ही ज्वार कहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे ऊपर लगते हैं, खारिफ क्रॉप ये भी होती है ज्वार। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें 3 चीज़ें हैं, मिलेट में एनसीईआरटी में 3 चीज़ें दी गई हैं। पहला ज्वार दिया गया, फिर दूसरा बाजरा दिया गया, तीसरा रागी दिया गया। तो उसको अच्छे से सजा दिया मैंने, आप देख सकते हैं, ठीक है। लिखना भी है, नहीं देते कि खिसक लियो यहाँ से। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन, मतलब तीसरी इंपॉर्टेंट क्रॉप है विथ रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। एरिया और प्रोडक्शन के हिसाब से तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन सी है, ज्वार है, ठीक है। मिलेट में इट इज़ द रेन फेड क्रॉप हार्डली नीड इरीगेशन, मतलब रेन फेड है, बरसात के भरोसे वाली क्रॉप है। ये किसके भरोसे, बरसात के भरोसे। ये किसके भरोसे, बरसात के भरोसे वाली क्रॉप है। हार्डली नीड इरीगेशन, बहुत मतलब रेयरली इरीगेशन, कभी कभी दे दो, नहीं तो ऐसे ही हो जाती है, ठीक ना। ज्वार कर्नाटक, MP, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आदि मेजर प्रोड्यूसर। कर्नाटक, MP, आंध्र प्रदेश, ये सब फुल फॉर्म लिखना नहीं, ऐसे ही सजा के लिख लो। महाराष्ट्र आप मेजर प्रोड्यूसर, ज्वार का मेजर प्रोड्यूसर कौन है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है। आगे चलते हैं, बाजरा क्रॉप एज वेल एज फॉडर। ये भी, इसको मतलब इसमें भी लिख सकते थे आप, क्रॉप एज वेल एज फॉडर। आप ये ध्यान कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, क्रॉप एज वेल एज फॉडर जो चारे के रूप में भी यूज हो और भोजन के रूप में भी यूज हो। क्रॉप एज वेल एज फॉडर क्रॉप ग्रो वेल ऑन सैंडी सैलो एंड ब्लैक सॉइल। सैंडी सॉइल बलुई मिट्टी पे, है ना। सैलो मतलब कम, जहाँ पे गड्ढे वगैरह, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं चाहिए, उठक गुट्ठुक ऐसे कैसे खेत है, तब भी उसमें ये हो जाता है बाजरा ना, का काम चल जाता है इसका। एंड ब्लैक सॉइल पे भी होता है ये। मेजर बाजरा प्रोड्यूसर पूरा लिख लेना है आपको, ठीक ना, जगह की कमी की वजह से छोड़ दिया गया, कहीं सब जगह है, यहाँ लिख दीजिए,
तो अब नहीं लिखा तो नहीं लिखा, ठीक है। एडजस्ट कर लीजिए। मेजर बाय द प्रोड्यूसर स्टेट यूपी में होता है, हरियाणा राजस्थान में होता है, गुजरात में होता है, महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। और बहुत सारे स्टेट है, पर इतना एनसीईआरटी में लिखा तो अब भी लिख लीजिए। वैल्यूएबल क्रॉप रिच इन, मतलब रागी क्या होती है, वैल्यूएबल क्रॉप होती है। रिच इन आयरन, कैल्शियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड रफेज। आयरन इसमें पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट पाया जाता है, रफेज पाया जाता है ना, मतलब बेसिकली बहुत बढ़िया स्रोत होता है न्यूट्रिएंट का ये, है ना। रागी को एक फुला के खाना, जैसे जो है ना सुबह फुला के चबाते हैं कुछ लोग, है ना, प्याज व्याज डाल वाल के बढ़िया, वैसे इसको भी आप सूप वगैरह बना के भी यूज करते हैं इसको कुछ लोग, ठीक है। ग्रो इन ड्राई रीजन एंड ग्रो वेल इन, ग्रो वेल इन, 2 बार वेल इन हो गया क्या ये, इतना मेहनत मार कर खराब हो गया। बताओ इतने मार्कस में क्या कर सकता था, एक आंसर लिख सकता था फिलअप का या ट्रू फॉल्स का, ठीक है। ट्रू फॉल्स का 3 लिख सकता था, टी नहीं, 1 2 3 4 5 6 ट्रू, 6 आंसर लिख सकता था। सोचो कितना नुकसान हो गया। ग्रो इन ड्राई रीजन एंड ग्रो इन वेल इन, ग्रो इन ड्राई रीजन एंड ग्रो वेल इन रेड ब्लैक एंड सैंडी सॉइल। ये भी रेड ब्लैक सैंडी सॉइल पे भी आराम से उग जाता है, कौन रागी, ठीक है। कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आर मेजर प्रोड्यूसर, ठीक है। मतलब लगभग ये हिली एरियाज में ज़्यादा देखने को मिलता है रागी, ठीक है। आगे चलते हैं पल्सेस। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। मतलब हम ज़्यादा दाल को पैदा भी करते हैं और ज़्यादा कंज्यूम भी कर जाते हैं ना, प्रोड्यूसर भी हैं और कंज्यूमर भी हैं। मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन डाइट, प्रोटीन का जो मेजर सोर्स होता है वेजिटेरियन डाइट में, जैसे नॉन वेजिटेरियन में जाओगे तो आप बहुत मीट वगैरह कुछ भी कंज्यूम कर सकते हैं जिसमें प्रोटीन वगैरह हो, लेकिन नॉन वेजिटेरियन डाइट में आएंगे तो आपको पल्सेस के यहाँ बहुत बढ़िया स्रोत है ना, दाल वगैरह डॉक्टर भी प्रेफर करता है। नीडलेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन ड्राई कंडीशन, मतलब इसमें मॉइस्चर कम लगता है, मतलब सिंचाई कम लगती है ना। ड्राई कंडीशन में सूखे में भी उग जाता है ना, उड़द की दाल हो गया, राहर को तो पानी का भी लगाते, मैंने शायद नहीं देखा है ना, पता नहीं, पानी नहीं लगता मेरे हिसाब से, ऐसे ही हो जाती है। शायद लगा दिया जिसके पास ट्यूबवेल वगैरह है, अदरवाइज ऐसे ही हो जाता है ड्राई कंडीशन में ही, है ना। पल्सेस आर लेगुमिनस क्रॉप, मतलब एक पल्सेस की फैमिली होती है जिसे लेगुमिनस फैमिली कहते हैं, ठीक है। तो पल्सेस आर लेगुमिनस क्रॉप, ऑल दिस क्रॉप एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम एयर। एयर में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, आप लोग पढ़े होंगे, लगभग 78% एटमॉस्फेयर में क्या है, नाइट्रोजन है ना। तो उसको ये पल्सेस क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं एयर के थ्रू, उसको फिक्स करके जो आप यूरिया डालते हैं उसी के लिए डालते हैं, नाइट्रोजन के लिए। तो क्रॉप को नहीं चाहिए होता यूरिया, वो एयर वाला ही नाइट्रोजन कैप्चर करती है, उसी की यूरिया बना के यूज कर लेती है नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये कैपेसिटी किसके अंदर, पता नहीं, पल्सेस के अंदर है ना, पल्सेस के अंदर है। तो ये सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन रखता है, नाइट्रोजन को अच्छे से अवेलेबल करा लेता है। तो इसलिए क्या करता है ना, क्रॉप का रोटेशन होता है, देयर फॉर दीज आर ग्रोन इन रोटेशन विथ अदर क्रॉप। इसलिए एक बार दाल लगा दी जाए, फिर उसके बाद गेहूँ, फिर उसके बाद दाल, फिर उसके बाद गेहूँ, उसके बाद दाल, उसके बाद गेहूँ, उसके बाद चावल, ऐसे ऐसे उगा के लगाते हैं। तो सॉइल की फर्टिलिटी लगभग बैलेंस रहती है ना, तो बैलेंस सॉइल रहेगी, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ हो जाएगी सॉइल, ठीक है। मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया एमपी, यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ईडीसी, ये मेजर पल्सेस प्रोड्यूसर स्टेट हैं, ठीक है। तो आज हमने देख लिया, अभी क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखा मेजर फूड क्रॉप्स, ठीक है, ऑफ इंडिया, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, पल्सेस हो गया, मिलेट हो गया, मेज हो गया, ये 5 हमने कवर किया। 5 हमने सिलेबस में है, 5 हमारे सिलेबस में है, 5 हमने कवर किया, राइस, व्हीट, मेज, मिलेट और पल्सेस। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। आगे हम चलते हैं, ठीक है, थोड़ी देर आप रुकिए, फिर मैं इसको चाट के साफ़ करिए, उसके बाद आता हूँ। तो अब तक हमने देख लिया था फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, अब हमारी एंट्री हो गई 4th क्वेश्चन। उसके बाद हम देखेंगे 5 क्वेश्चन, उसके बाद
6 क्वेश्चन, उसके बाद 7th क्वेश्चन, ठीक है। 7 क्वेश्चन हैं इस टॉपिक में, हौले हौले कवर कर लेंगे। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है कह रहे हैं ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं, कितना पढ़ा डाले ना, ज़्यादा नहीं, छोटा ही है ना। फाइनेंशियल एजुकेशन फिर पढ़ा दो क्या। आइए देखते हैं। एक्सप्लेन समथिंग अबाउट फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन एंड देयर क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक। फूड क्रॉप देखनी है अदर देन ग्रेन्स, है ना। ग्रेन जिसमें हमने देखा था राइस, व्हीट, मेज, मिलेट और पल्सेस, तो ये अदर देन ग्रेन्स हैं, है ना। ग्रेन के अलावा, है ना, अनाज के अलावा और भी फूड क्रॉप्स हैं, जैसे शुगर केन इसमें दिया हुआ है, शुगर केन दिया हुआ है, ऑयल सीड दिया हुआ है, टी दिया है, कॉफ़ी दिया हुआ है ना। हॉर्टिकल्चर, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स दिया हुआ है, तो ये सब भी क्या है, फूड क्रॉप है अदर देन ग्रेन्स, है ना। तो फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन्स इंक्लूड शुगर केन, ऑयल सीड, टी, कॉफ़ी, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। शुगर केन इट इज़ ट्रॉपिकल, शुगर केन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इट इज़ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। आप लोग देखे होंगे 3-4 जोन होते हैं, ट्रॉपिकल जोन होते हैं, टेम्परेट जोन होते हैं और आर्कटिक जोन या फ्रिजिड जोन होते हैं। तो सेम ये ट्रॉपिकल में होता है एज वेल एज सब ट्रॉपिकल, ठीक है। ट्रॉपिकल जोन बेसिकली ये पाया जाता है शुगर केन, मतलब इसमें बारिश वगैरह की, गर्मी वगैरह की ज़्यादा रोल होता है शुगर केन में, है ना। तो इट इज़ 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, है ना। इसको तो आपको कहाँ उगाया जाता है, लगभग 21 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर, लगभग राइस के आसपास जितनी पानी उसमें लगता है जितना, उतना इसमें भी लगता है, ठीक है। वीट से ज़्यादा लगता है। इरिगेशन रिक्वायर्ड इन रीजन ऑफ लो टेम्परेचर, सिंचाई भी देनी पड़ती है जहाँ पे लो टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ बारिश तो होगी नहीं, तो वहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, सिंचाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राज़ील, है ना। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, इंडिया है, ठीक ना। ब्राज़ील के बाद सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ब्राज़ील में होता है शुगर केन, उसके बाद कहाँ होता है, इंडिया में होता है, ठीक है। तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, है ना। सेकेंड लार्जेस्ट, सेकेंड शुगर केन सेकेंड, ठीक है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, है ना। गुड़ को जैगरी कहते हैं ना, गुड़ वगैरह सुना होगा, यूज होता है थोड़ा पूजा वगैरह में, जब कोई नेक वगैरह दिया जाता है जब, तो उसमें चावल, गुड़ और थोड़ा सा कुछ पैसे रख के दिए जाते हैं ना। तो इट इज द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, खांडसरी एंड मोलेसेस, ठीक है। खांडसरी मोलेसेस लगभग सीधा टाइप का होता है। मेजर शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट आर पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ठीक है। ये सब मतलब ये एनसीईआरटी नाम लिखने लगी तो मुझे लगता है स्टेट का नाम लिखने लगी थी, है ना। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ठीक है। इन सब में क्या होता है, शुगर केन बढ़िया से होता है। तो ये शुगर केन के बारे में हो गया, ठीक है, इसको छाप लीजिए। ऑयल सीड इन इंडिया, ऑयल सीड के बारे में देख लेते हैं, मतलब ऐसे भी जिसमें से क्या निकलते हैं, ऑयल, ठीक है। सरसों वगैरह बहुत कॉमन है। इन इंडिया वाइड वैरायटी ऑफ ऑयल सीड कल्टिवेटेड, मतलब इंडिया में बहुत प्रकार की ऑयल सीड कल्टिवेट की जाती हैं, ठीक है। लगभग 12% क्रॉप्ड एरिया, 12% क्रॉप्ड एरिया, क्रॉप्ड, ठीक है, CROPPED, क्रॉप्ड एरिया, मतलब लगभग जितने में क्रॉप उगाई जाती हैं उसका 12% कौन ऑक्यूपाई करके रखा है, ऑयल सीड, ठीक है। ग्राउंड नट, देखो अब इसको आपको लाइन से लिख लेना है, ठीक है। तो कॉमा लगा लगा लिखा है, लेकिन जो ब्रैकेट में है ग्राउंड नट के बाद इसको यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट को कॉपी करना है, ठीक है, अच्छे से। और उसके बाद दूसरा नाम लिखना है, फिर जो ब्रैकेट में उसके सामने, इसको आप लाइन से लिख लेंगे ना। ग्राउंड नट हो गया, मस्टर्ड हो गया, तीसरा एग्जाम्पल कोकोनट हो गया, फिर चौथा सीसम हो गया, फिर सीसम के बाद फिर ब्रैकेट है, उसके बाद फिर सोयाबीन हो गया, फिर कैस्टर है, कैस्टर के आगे ब्रैकेट है, ठीक है। तो लिनसीड के आगे ब्रैकेट, इसको आपको लाइन से लिख लेना एग्जाम्पल, ठीक ना। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है तो आप लिख सकते हैं इसे अपने हिसाब से। मेरे पास कम जगह तो मैंने अरेंज कर दिया, आप देख सकते हैं, पर मैं पढ़ रहा हूँ आपको। ग्राउंड नट कौन सा क्रॉप है, खारिफ क्रॉप है, कि इसका मतलब है खारिफ, है ना। राबी, खारिफ, जैद, खारिफ क्रॉप। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर चाइना एंड चाइना के बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ग्राउंड नट का कौन है, इंडिया है, ठीक है। एंड गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ठीक है। लेकिन इंडिया में अगर हम आ जाएँ, स्टेट में कंपैरिजन होता है, गुजरात क्या है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है किसको, ग्राउंड नट को, ठीक ना। ग्राउंड नट को सबसे ज़्यादा कौन इंडिया में प्रोड्यूस करता है, गुजरात करता है, ठीक ना। किसके, उसके बाद सेकंड कौन है, आंध्र प्रदेश, थर्ड नंबर पे कौन है, तमिलनाडु। ये 2018 का डाटा है, कब का ये डाटा है, 2018 का, ठीक है। एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे,
पढ़ेंगे, ठीक है। पता नहीं कहाँ बच्चे दूसरे में बाहर निकल के आते हैं ना। काफ़ी रात हो गई, लगभग 11:30 बज गए हैं, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ चैप्टर ख़त्म ही हो जाए, नहीं तो फिर क्या ही करेंगे, जो ये देखते हैं ख़त्म होगा कि नहीं होगा, है ना। तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मस्टर्ड, रबी, है ना। मस्टर्ड कौन सी क्रॉप है? रबी क्रॉप है। अभी देखें ना, अब लगेगी कोकोनट। कोकोनट एग्जाम्पल इसका, ऑयल सीड का सेसमम, है ना, तिल जिसको कहते हैं, जो यूज होती है, ठीक ना। तो ये तिल खारिफ इन नॉर्थ, खारिफ क्रॉप कहाँ पे है? नॉर्थ में है, एंड राबी इन साउथ, ठीक है। खारिफ क्रॉप कहाँ पे है? तिल नॉर्थ इंडिया में, और साउथ इंडिया में क्या ये है? राबी, ठीक ना, ठंडी में लगाई जाएगी। सोयाबीन, कैस्टर, कैस्टर क्या है? राबी खारिफ दोनों है। कैस्टर भी क्या है? राबी एंड खारिफ दोनों है। लिनसीड क्या है? राबी क्रॉप है, ठीक है। सनफ्लावर, रेपसीड, रेपसीड इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर कनाडा एंड चाइना, ठीक ना। रेपसीड जो होती है इसका इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर कनाडा एंड चाइना। सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? कनाडा, उसके बाद चाइना, उसके बाद इंडिया, ठीक है। रेपसीड याद रखना। मोस्ट ऑफ देम आर इडेबल एंड यूज्ड इन कुकिंग। इसमें से ज़्यादातर क्या है? इडेबल है, मतलब खाने लायक है, और कहाँ यूज होते हैं? कुकिंग में यूज होते हैं, ठीक ना। सम यूज एज रॉ मटेरियल, कुछ इसमें से, ज़्यादातर क्या है? एडेबल है और कुकिंग में यूज होते हैं। सम आर यूज एज रॉ मटेरियल, कुछ कच्चे पदार्थ के रूप में यूज होते हैं। कहाँ पे? शॉप एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, ठीक है। तो ये ऑयल सीड हो गया। थर्ड हम देखते हैं टी, इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस बाई ब्रिटिशर्स, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर एंड टूडे इट इज़ ओन बाई इंडियंस, है ना। मतलब इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? बेवरेज मतलब पीने वाली पदार्थ जो होते हैं उनको बेवरेज क्रॉप से बोलते हैं, ठीक है ना। जो पीने के काम में आते हैं, टी कॉफ़ी हो गई, इसको बेवरेज क्रॉप से भी बोलते हैं, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? टी को ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। और आज जो है इंडिया में मोस्टली जो प्लांटेशन है, ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल भी है टी, ठीक है। प्लांटेशन मतलब एक जैसे क्रॉप हर जगह लगाया जाए उसे, ठीक है। और इसका आज ज़्यादातर फार्म जो है टी फार्म्स हैं, वो कौन करता है? इंडियंस, क्योंकि अब तो ब्रिटिशर्स चले गए हैं, तो सब किसका हो गया? इंडियंस का हो गया है। टी प्लांट ग्रो वेल इन ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल मतलब इसको क्या चाहिए होता है? हाइट चाहिए होता है, गर्मी चाहिए होता है, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, ठीक ना, तभी अच्छे से वो पत्तियाँ सड़ जाती हैं। क्लाइमेट, सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल इसकी कैसी होनी चाहिए? रिच होनी चाहिए ऑर्गेनिक मैटर में, ह्यूमस में, है ना, मतलब उसमें पोटास वगैरह ज़्यादा होना चाहिए। बेसिकली नमी होनी चाहिए, नमी मतलब ह्यूमस होना चाहिए, ठीक ना। ह्यूमस रिच, फर्टाइल टाइप की होनी चाहिए, ताकि अच्छे से ये ग्रो करें। टी बुशेस ऑल ईयर रिक्वायर्ड वार्म मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट, टी बुशेस जो होते हैं, टी की पत्तियाँ जो होती हैं, उनको पूरे साल क्या चाहिए होता है? वार्म, गर्मी चाहिए होती है, मॉइस्ट नमी भी चाहिए होती है, फ्रॉस्ट फ्री कंडीशन, मॉइस्ट एंड फ्रॉस्ट फ्री कंडीशन। वार्म चाहिए होता है, मॉइस्ट नहीं चाहिए होता, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। नहीं, पत्तियाँ क्या होगी? नमी रहेगी तो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी, उसमें क्या हो जाएगी? सड़ जाएगी वो, ठीक ना, डिकम्पोज कर जाएगी। इसलिए फ्रॉस्ट फ्री, ओस भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। फ्री क्लाइमेट, फ्रीक्वेंट सॉइल इंश्योर कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स, ठीक है। मतलब फ्रीक्वेंट सॉइल, नीचे से उसमें पानी ऐसे ऐसे गुलाइस होता है ना, उसमें हल्का हल्का पानी स्वाद जाना चाहिए, ठीक ना, नीचे से हल्का हल्का पानी, और वहाँ रुकना नहीं चाहिए, उसको स्वाद करके मतलब जिससे फुहारे टाइप का जाएगा और उसके बाद वहाँ से निकल जाएगा पानी, है ना। ये नहीं कि धान में जैसे पानी भर दिया जाता है वैसे भर दोगे तो ख़राब हो जाएगा, ठीक ना। टेंडर लीव्स, उसमें ब्रांचेस नहीं निकल पाएंगे ज़्यादा अच्छे से। टी इज लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री एंड मेजर टी प्रोड्यूसर स्टेट आर केरल, तमिलनाडु, असम, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, वेस्ट बंगाल, ठीक है। मतलब टी में भी क्या लेबर इंटेंसिव है ना, पीछे टांग के डलिए टाइप का टी की पत्तियाँ तोड़ तोड़ के उसमें डाली जाती है, मतलब लेबर इंटेंसिव, मतलब इसमें लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और मेजर स्टेट कौन कौन से हैं? केरल, तमिलनाडु, असम, दार्जिलिंग, जाल एंड दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये थोड़े से कुछ हैं, तो वापस से देख लीजिए। पहले हमने शुगर केन देखा, फिर ऑयल सीड देखा, फिर टी देखा, अब हमको देखना है कॉफ़ी, ठीक है। इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी, इंडियन कॉफ़ी को पूरी दुनिया में जाना जाता है उसकी क्वालिटी के लिए, ठीक है। बेसिकली इंडियंस को क्वालिटी के लिए जाना जाता है। कुछ लोग मूर्ख होते हैं, बाकी सब इंडियंस ठीक ही ठाक होते हैं, ठीक है।
अरेबिया वैरायटी ब्रॉड फ्रॉम यमन, ठीक ना। अरेबिया वैरायटी कहाँ से ब्रॉड की गई? यमन से, ठीक ना। सऊदी अरब के बगल में एक छोटा सा देश है, उसे क्या बोलते हैं? यमन। वहाँ से अरेबिया वैरायटी लाई गई है। अरेबिया वैरायटी इज़ इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर, पूरी दुनिया में इसे मांगा जाता है, मतलब डिमांड है इसकी, ठीक है, खरीदी जाती है। अच्छा आता है टेस्ट में, पीने में, ठीक है। इनिशियली इट्स कल्टीवेशन इंट्रोड्यूस्ड ऑन बाबा बुदान हिल्स, बाबा बुदान हिल्स पे इसको सबसे पहली बार उगाया गया था। टुडे इट्स कल्टीवेशन कंफाइंड टू नीलगिरी इन कर्नाटक एंड केरल एंड तमिलनाडु, आज ये कर्नाटक के तमिलनाडु हर जगह फैल चुका है, ठीक है। अगला है हमारा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में बेसिकली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं, ठीक है। इट इज़ द कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल आफ्टर चाइना। चाइना सबसे ज़्यादा फ्रूट और वेजिटेबल प्रोड्यूस करता है, उसके बाद कौन करता है? इंडिया करता है, ठीक ना। पहला कौन है? चाइना, दूसरा इंडिया। इंडिया इज प्रोड्यूसर ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। हाँ, मतलब गर्म जगह पे जो फ्रूट्स होते हैं उसको भी प्रोड्यूस होता है इंडिया में, और टेम्परेट वाला भी होता है, जैसे जम्मू कश्मीर में एप्पल वगैरह हो गए, वो सब भी क्या होते हैं? इंडिया में होते हैं। जैसे मैंगोज़ हो गए तो कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे मैंगो होता है। ऑरेंज कहाँ होता है? नागपुर, चेरापूंजी में होता है। बनाना कहाँ होता है? मिजोरम, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु में होता है। लीची गुआवा कहाँ होता है? यूपी, बिहार में होता है, ठीक है। पाइनएप्पल कहाँ होता है? मेघालय में होता है। ग्रेप कहाँ होता है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में होता है। एप्पल, पीएफ, एप्रिकॉट, वॉलनट जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में होता है, ठीक है। ये कुछ लिस्ट है, 5 बार पढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, एकदम रटना नहीं, इसको नहीं 10 घंटे रटते बैठ जाना है ना, ऐसा नहीं करना है इसको, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ना है आपको। एक मेजर आइडिया होना चाहिए, आउटलुक होना चाहिए, क्वेश्चन आए तो आप इसको ग्रैब कर पाएँ, है ना। ये नहीं कि डरने लगे कौन सा क्वेश्चन आ गया, है ना। तो मस्ती में पढ़ते रहिए ताकि हस्ती जिंदा रहे, है ना। तो शुगर केन ऑयल सीड और टी देख लिया है, कॉफ़ी देख लिया है, और हॉर्टिकल्चर देख लिया है। अब क्वेश्चन नंबर क्या देखना है? 5, है ना। उसके बाद 6, उसके बाद 7। तो थोड़ी देर आप वेट करिए, हम फिर आते हैं। तक हमने देख लिया है फार्मिंग क्या होती है, उसके प्रकार क्या होते हैं, और उसके बाद सेकेंड टॉपिक में सेकेंड क्वेश्चन में हमने देखा फूड क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। उसके बाद फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स देखा, फिर उसके बाद क्या देखा पता नहीं, है ना। रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, सीजन, ये भी देखा था। 5वां क्वेश्चन हमें एक्सप्लेन समथिंग अबाउट नॉन फूड क्रॉप्स, है ना, जो खाने के उपयोग में नहीं आती हैं उनको बोलते हैं नॉन फूड क्रॉप्स, ठीक है। कुछ लोग उसको भी खा ही लेते हैं, नहीं खाते हैं, रबड़ कौन खाता है? खा लेते हैं कुछ लोग स्कूल में, है ना। फाइबर क्रॉप, कॉटन भी खा लेते हैं कुछ लोग चबा के, है ना। रुई वगैरह जो रजाई, ठंडी आ गई तो रजाई काम आता है, उसमें कॉटन भरा होता है, तो कुछ लोग उसको नोचते रहते हैं, नींद नहीं आती तो। और फिर जूट है, ठीक है। जूट बोरे वगैरह जो बनते हैं, कुछ लोग ठंडी में नहीं होता तो बोरे ओढ़ लेते हैं ना। चलो देखते हैं इसमें नॉन फूड क्रॉप्स, है ना। नॉन फूड द क्रॉप ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस सच एज मैन्युफैक्चरिंग रेदर देन डायरेक्ट कंजप्शन, ऐसी क्रॉप्स जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए उगाई जाती हैं रेदर देन कंजप्शन, ना कि कंजप्शन के लिए, ठीक है। आर कॉल्ड एज नॉन फूड क्रॉप्स। एग्जाम्पल इसका नॉन फूड क्रॉप्स का एग्जाम्पल ऑफ नॉन फूड क्रॉप्स है रबर, फाइबर, कॉटन, जूट, ETC, ठीक ना। पहले इसमें देखेंगे रबर, फिर देखेंगे फाइबर क्रॉप्स, फिर कॉटन देखेंगे, फिर हम क्या देख लेंगे? जूट देख लेंगे। उसके बाद ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ख़त्म। उसके बाद चलेंगे अगले टॉपिक में, उसके बाद फिर क्या ही कहें, छुट्टी, उसके बाद छुट्टी, ठीक है। तो जब हम देखते हैं इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप। इक्वेटर जानते हैं, ऐसी लाइन जो अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में बांटे और वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, ठीक है। इट इज़ इक्वेटोरियल क्रॉप बट अंडर स्पेशल कंडीशन इट ऑल्सो ग्रो इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। ज़्यादातर रबर कहाँ पे होता है? इक्वेटर पे पाया जाता है ना। इसकी खेती कहाँ पे होती है? इक्वेटर रीजन पे होती है। लेकिन एक स्पेशल कंडीशन में कहाँ पे उग जाता है? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में भी, ठीक है। तो अब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर देते हैं तो हो ही जाता है। इट रिक्वायर्ड मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विथ रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो मतलब इसको मॉइस्ट कंडीशन चाहिए होता है, ह्यूमिड कंडीशन चाहिए होता है, नमी चाहिए होता है, ठीक है ना, विथ हाई रेनफॉल
रेनफॉल बहुत तगड़ी चाहिए होती है रबड़ को, है ना, तभी हो पाता है, अदरवाइज प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। लगभग 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर अब 25 डिग्री सेल्सियस। 200 सेंटीमीटर मतलब लगभग समझ लीजिए आप भयानक बारिश हो, जैसे लगातार हुई ना 3-4 दिन तक बारिश, तब हमारे यहाँ पानी दिखाई देता है। वैसे इसको डेली चाहिए होता है भयानक रेनफॉल, है ना, 200 सेंटीमीटर। रबर इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, मतलब इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक ना, टायर बनाने में, ट्यूब बनाने में, बहुत चीज़ों में ये योगदान करता है, ठीक है। रबर मेनली ग्रो इन केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार, गारो हिल्स ऑफ मेघालय, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंडिया में पाया जाता है। अगर देखें फाइबर क्रॉप, सिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून्स ऑफ सिल्क वर्म फेड ऑन ग्रीन लीव्स स्पेशली मलबरी, ठीक है। सिल्क जो होते हैं, तो ये सिल्क जो होती है, सिल्क वाला क्रॉप फाइबर क्रॉप होता है, ये लीव्स में मिलता है, कुछ कीड़े पाए जाते हैं, ठीक ना, सिल्क वर्म। ये क्या बनाता है, गुम्फे में बनाता है, गम्फे में, ठीक ना, वाइट, ठीक है। ये कहाँ, स्पेशली मलबेरी के लीव्स में, मलबेरी की खेती की प्लांट लगाए जाते हैं, उस पर ये सिल्क वर्म अपने आप आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इंसेक्ट क्या करता है, सिल्क वर्म, इसको क्या फाइबर क्रॉप बनाने में मदद करता है। रेजिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरीकल्चर। सिल्क फाइबर को निकाला जाता है किससे, सिल्क वर्म से, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेरीकल्चर, ठीक ना। जैसे हॉर्टिकल्चर था, सेरीकल्चर होता है, वैसे ना वर्मी कल्चर्स होते हैं, तो वैसे ये सेरीकल्चर सिल्क फाइबर को निकालने के लिए किया जाता है, उस कल्चर को क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर, ठीक ना। स्पेशली किस लीव्स पे होता है, मलबरी के लीव्स पे होता है। कॉटन, जूट, हेम्प और फाइबर क्रॉप ग्रोन इन सॉइल। कॉटन, जूट वगैरह कहीं ये इंसेक्ट्स वगैरह से नहीं बनती, ये कहाँ पे उगाई जाती हैं, पता नहीं, सॉइल में। कहाँ उगाई जाती हैं, सॉइल में उगाई जाती हैं, ठीक है। तो अगला है कॉटन, है ना। पहले हमने देख लिया रबड़, देख लिया, अब हमको देखना है फाइबर क्रॉप भी देख लिए, अब देखना है कॉटन। कॉटन फर्स्ट पॉइंट, इंडिया इज़ बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट, मतलब ऐसा बिलीव किया जाता है कि इंडिया क्या है, ओरिजिनल नेटिव प्लेस है किसका, कॉटन का, है ना। जिससे आपको घर है कोई नेटिव प्लेस होगा, कुछ भी हो सकता है प्लेस, है ना। वैसे कॉटन का नेटिव प्लेस क्या है, इंडिया, ऐसा बिलीव किया जाता है। पता नहीं भगवान जाने सही है कि नहीं सही, सही होगा है कि नहीं जी, हम लोग बहुत पुराने से कपड़ा बना रहे हैं। तो कॉटन इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन इंडस्ट्री, है ना। कॉटन क्या है, कॉटन इंडस्ट्री की मेन रॉ मटेरियल है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कॉटन इज खारिफ क्रॉप, क्या है ये, खारिफ क्रॉप है। विच ग्रो इन वेल ड्रायर पार्ट ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, जो अच्छे से कहाँ उगता है जी, डेक्कन प्लेट्यू के ड्रायर पार्ट में, ठीक ना, जहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है, महाराष्ट्र रीजन में। इसमें देखिए हमने पहले चैप्टर में देखा था ब्लैक सॉइल, है ना, उसे कॉटन सॉइल या रेगुलर सॉइल भी कहते हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर हाई टेम्परेचर, है ना, इट रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल और इरीगेशन, इसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, ज़्यादा रेनफॉल या इरीगेशन चाहिए होता है। रिक्वायर्ड 6 to 8 मंथ टू मेच्योर, 6 से 8 महीने इसको मेच्योर होने में, बड़े होने में लगता है, ठीक है। रिक्वायर्ड 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, मतलब 210 दिन लगभग, मतलब इसको धूप ज़्यादा चाहिए होती है, लगभग 210 दिन चाहिए होता है, ठीक है। ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ, है ना, इसको ग्रोथ करने के लिए कैसा सन चाहिए, चमकता हुआ सूरज, ठीक है, मतलब अच्छी खासी धूप चाहिए होगी, है ना, कॉटन के लिए। अगला देखते हैं हम। इन 2018 इंडिया वाज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। 2018 में चाइना के बाद इंडिया क्या था, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था किसका, कॉटन का, है ना। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट और पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब मेजर पता नहीं क्या प्रोड्यूस करते हैं, कॉटन, है ना। ये सब मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे कॉटन अच्छे से उगाई जाती है और सप्लाई की जाती है, ठीक है। अगला है जूट, इट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर, इसको गोल्डन फाइबर भी कहते हैं ना। ये चमकता रहता है, जैसे बोरा होता है, नया बोरा आपके घर में आएगा ना, वो चमकता हुआ थोड़ा सा होता है, ठीक है। तो इसको गोल्डन टाइप का दिखता है ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट एंड अदर बेनिफिट, है ना, एंड अदर बेनिफिट, मतलब इससे बेनिफिट बहुत सारे उठाए जाते हैं। गनी बैग्स बनाए जाते हैं, डिकम्पोजेबल बैग्स, है ना, मैट्स, चटाई बनाई जाती है, रोप्स, रस्सी बनाई जाती है। घर वर जब बनता है, जो रस्सी आती है, क्या बोलते हैं, जूट वाली, वो वाली जो रस्सी बांधी जाती है वही वाली आती है, ठीक ना। यार्न में धागे भी बनाए जाते हैं, कारपेट बनाया जाता है, बड़ा यहाँ से वहाँ तक चटाई की भी बनाई जाती है ना, छोटी चटाई होती है, कारपेट मतलब बड़ा सा, ठीक है, ये घर में लगाने के लिए। अदर बेनिफिट्स, और भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं इसके, ठीक ना, आप गूगल कर लीजिएगा।
जूट ग्रो वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, ठीक है। अच्छे से यह कहाँ ग्रो करता है, फर्टाइल सॉइल में। ये तो कॉमन सेंस की बात है। फ्लड प्लेन वेयर सॉइल आर रिन्यूड एवरी ईयर, ऐसी जगह पे अच्छे से ग्रो करता है जहाँ पे बाढ़ आती है और पानी फिर चला जाता है, फिर बाढ़ आती है फिर चला जाता है, फिर बाढ़ आती है फिर चला जाता है, मतलब हर साल बाढ़ आती है और सॉइल को नई करके जाती है, वहाँ पे अच्छे से ग्रो करता है। मतलब बेसिकली कह रहा है खादा रीजन में, ठीक है। खादा रीजन में ही, भांगा रीजन में नहीं, खादा रीजन में ही अच्छे से ग्रो करती है, ठीक है। अगला चल रहा है हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है इसको ग्रोथ जब कर रही होती है। ड्यू टू हाई कॉस्ट इट लूजिंग मार्केट एंड रिप्लेस बाई सिंथेटिक फाइबर स्पेशली नायलॉन, कह रहा है इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से ये अपना मार्केट लूज करता है ना। और कौन इसको रिप्लेस कर रहा है, सिंथेटिक फाइबर, है ना, मतलब मैन मेड फाइबर से इसको रिप्लेस कर रहा है। मैन मेड फाइबर जो होता है बहुत चमकीला होता है, शानदार दिखता है, उसको लोग पहनते भी हैं, ठीक है। और इसको लोग क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट आर वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मेघालय। ये हम देखेंगे इसका कंपटीटर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। ये क्या क्या दिक्कतें आ रही है जूट के प्रोड्यूसर में, कॉटन के प्रोड्यूसर में। कौन इनको रिप्लेस करना चाहता है, सिंथेटिक फाइबर क्यों रिप्लेस कर रहे हैं इसको, ठीक है। क्योंकि सस्ता ही होता है, ये महंगा होता है, इनको ग्रो करने में बहुत साल लग जाते हैं, वो केमिकल होता है तुरंत बन जाता है नायलॉन वगैरह, ठीक है, और सस्ता भी होता है। तो इस वजह से सिंथेटिक फाइबर किसको रिप्लेस कर रहे हैं, जूट को, है ना। तो बिहार, उड़ीसा, असम, मेघालय ये सब क्या हैं, मेरे घर हैं। ये सब जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ठीक है। हाँ, तो मिलते हैं हम लोग 6 क्वेश्चन में और 7 क्वेश्चन में, और उसका चैप्टर क्या हो जाएगा, स्वाहा। चैप्टर क्या हो जाएगा, स्वाहा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तब भी पढ़ना ही है, मैं क्या करूँगा ना, सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अब तक हमने देख लिया है 6 टॉपिक्स, नहीं 5 टॉपिक्स, 6वें और 7वें टॉपिक्स हमें देखने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 6वां टॉपिक, है ना। पहले टॉपिक में हमने क्या देखा था, आई होप आपको याद होगा भी, है ना। एक ही दिन की बात है, अरे कुछ घंटे पहले की बात है, एक दिन की बात नहीं है ना। और एक बात और याद करिएगा थोड़ा सा, ठीक ना, याद रखिएगा ये चीज़। इसका टेस्ट भी होगा, ठीक है। 5 को छुट्टी है, हाँ 5 को छुट्टी है, 4 को पेपर ख़त्म होता है, 5 को हॉलीडे है आपका, 5 को हॉलीडे है तो 6 को ओपन होगी स्कूल में, 6-7 को पेपर है, 8 को सैटरडे है, ठीक ना। 6 को और 7 को आपकी क्लासेस चलेंगी, ठीक है, सोशल की, जिसमें 6 को पता नहीं क्या, 5 को जो भी डे है ना, 6 को 5 को छुट्टी है, तो 6 को जब स्कूल ओपन होगा तो पहले आधे घंटे वाटर रिसोर्स का टेस्ट होगा, फिर आधे घंटे एग्रीकल्चर का टेस्ट होगा, उसके बाद फिर क्लासेस चलेंगी मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस की, ठीक है। पहले टेस्ट होगा आधे घंटे, उसके बाद ये फिर बाद में टेस्ट ले लेंगे, ठीक है, लास्ट में आधे घंटे लेकिन टेस्ट होगा, ठीक है। तो टेस्ट से भागना नहीं है, टेस्ट इसके होंगे, है ना। तो 6 को भी टेस्ट होंगे वाटर रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर के, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, है ना। नहीं बस कंप्लीट कॉपी फेंक के 4 किलो खा के सोने लगे, है ना। ऐसा नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा सा रिवाइज करके आना है। क्वेश्चन पूछे जाएंगे आधे घंटे, पहले कर लेंगे मिनरल एनर्जी रिसोर्स, क्या नाम है, नींद आ रही है ना थोड़ा, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। पहले टेस्ट कर लेंगे, फिर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 2 दिन में हो सकता है ख़त्म हो जाए, जो बचा रहेगा फिर 8 को होगा, 9 को होगा, है ना। 9-10 तक में 3 चैप्टर ख़त्म करने हैं, है ना। उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है ना। उसके बाद सब भगवान भरोसे, है ना, सब कुछ अपने भरोसे थोड़ी ना हो सकता है, कुछ चीज़ें भगवान पे भी छोड़ दी जाती नहीं, वो टूट जाता है ना, पूरा प्लान को ख़त्म कर देता है। तो उसका अस्तित्व जिंदा रहना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, बकैती बहुत हो गई है ना। एक्सप्लेन समथिंग अबाउट टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर, ठीक ना। अब तक हमने देख लिया था एग्रीकल्चर क्या है, टाइप्स, फार्मिंग देख लिए थे, फार्मिंग के टाइप्स देख लिए थे, है ना। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, है ना। पहला टॉपिक हमने कवर किया था, फिर दूसरे टॉपिक हमने कवर किया था राबी क्रॉप, खारिफ क्रॉप एंड जैद क्रॉप, फिर थर्ड टॉपिक में हमने कवर किया
फूड ग्रेन्स है ना, मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया है ना, जिसमें क्या कवर किया, राइस, व्हीट है ना, मेज, मिलेट्स एंड पल्सेस। और उसके बाद अदर फूड ग्रेन्स है ना, अदर देन फूड ग्रेन्स कवर किया था, रबर और ये सब जूट वगैरह, रबर कॉटन हो गया, जूट हो गया, नहीं ये थोड़ी तो ये बाद में कवर किया था। फूड क्रॉप्स कवर किया अदर देन ग्रेन्स है ना, जिसमें हमने शुगर केन देखा था, टी, कॉफ़ी और क्या देखा था जी, पता नहीं क्या देखा था, जो भी है तो ये सब कवर किया। तो उसके बाद फिर हमने वो देखा था फूड प्लांट क्रॉप अदर देन फूड है ना, जिसमें टी, कॉफ़ी, रबर, जूट, कॉटन और फाइबर क्रॉप्स, ये सब कवर किया है ना टॉपिक नंबर 5 में। अब हमें कवर करना है टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स है ना, मतलब कि एग्रीकल्चर किसी कृषि प्रधान देश है ना इंडिया, क्या है एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंट कंट्री है, तो यहाँ पे रिफॉर्म होने चाहिए एग्रीकल्चर में। हम पुराने ज़माने वाली खेती कर रहे हैं हम भी, तो उससे क्या होता है प्रोडक्शन बहुत लो हो जाता है ना, प्रोडक्शन लो हो जाता है तो फिर नुकसान किसको होता है, हमारे फार्मर्स को होता है ना, किसान भाइयों को होता है। इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, इसमें रिफॉर्म्स किए है ना। कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कौन कौन से ज़रूरी है होने चाहिए, आप भी सोच सकते हैं ना, ताकि आप गवर्नमेंट के पार्ट बने आगे चल के है ना, तो आप भी रिफॉर्म ला सकें। इसलिए ये चैप्टर रखा गया है ना, ताकि आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे से रिफॉर्म लाइए, किसानों को क्या हो फ़ायदा हो, अल्टीमेटली किसका फ़ायदा होगा, देश का फ़ायदा होगा। तो देखते हैं कौन कौन से रिफॉर्म्स आए अभी तक है ना। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन इंडिया सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर एंड इट प्रोवाइड लाइवलीहुड टू 60% पॉपुलेशन। कह रहा है एग्रीकल्चर इंडिया में हज़ारों साल पहले से चल रही है और ये 60% पॉपुलेशन को लगभग रोजगार प्रोवाइड करती है, ठीक है। इंस्पाइट ऑफ इरीगेशन फैसिलिटी मैनी आर स्टिल डिपेंड ऑन मानसून एंड नेचुरल फैसिलिटी। मतलब इरीगेशन की फैसिलिटी होने के बावजूद भी आज भी बहुत ज़्यादा लोग किस पे डिपेंडेंट है, लगभग मानसून पे है ना। लगभग इंडिया में 25% जो लैंड है उस पर प्रॉपर इरीगेशन होता है, 30% के आसपास पे पार्शियली इरीगेटेड होता है, 45% जो लैंड होती है वो किस पे डिपेंडेंट है, आज भी रेन वाटर पे है ना। इसीलिए लगभग 53,000 के आसपास किसान सुसाइड करते हैं हर साल इंडिया में। 53,000, 50,000 के प्लस ही होते हैं है ना, बहुत बड़ा फिगर है। 50,000 के आसपास किसान क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनका फसल ख़राब हो जाती है रेन वाटर की वजह से है ना। जो भी है कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी क्या हो जाता है। तो इस वजह से लगभग कितने किसान सुसाइड करते हैं, 50,000 के आसपास है ना। कभी भी डाटा ऊपर भी निकल जाता है ना, अप डाउन होता रहता है। तो समझ पा रहे, सुसाइड करना 50,000 किसान बहुत मायने रखते हैं जी है ना, सोचिएगा ज़रूर। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म चाहिए। लेकिन कभी न्यूज़ में आप सुना है, कभी भी सुनते हैं पूरे इंडिया में वाला लगभग 50,000 के आसपास किसान सुसाइड करते हैं, सुसाइड है ना। सोच लो, बहुत सोचने वाली बात है ये है ना। कहाँ हम लोग 4th लार्जेस्ट GDP हैं और किसान कितने सुसाइड करते हैं, 50,000, बहुत बड़ा डाटा है ना। कोरोना वायरस तो कुछ ही लोगों मारा था ना। तो गरीबी बहुत ख़तरनाक चीज़ है, आंसू तो आने देती है आँख में लेकिन निकलने नहीं देती है ना। सोचिए कि ज़रूर इस बात को, आगे चलते हैं। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स कौन कौन से आने चाहिए एग्रीकल्चर में, देखते हैं कौन कौन से आए या कौन कौन से आने चाहिए। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन नीड फूड, सो फॉर हाइयर प्रोडक्शन रिफॉर्म रिक्वायर्ड। कह रहा है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जो भी पॉपुलेशन बढ़ रही है उनको फूड चाहिए, तो उनके लिए पुराने प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग स्लैश बर्निंग कल्टीवेशन शिफ्टिंग कल्टीवेशन से आप सबको फूड प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं, आपको कमर्शियल क्रॉपिंग और इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग पे आना ही पड़ेगा है ना। तो उसके लिए टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म से मॉडर्न टेक्निक चाहिए है ना, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड फर्टिलाइजर केमिकल सबका यूज़ करना चाहिए, लेकिन लिमिट में। तो वही कह रहा है कौन कौन से रिफॉर्म हुए, शुरू एक एक करके देख लेते हैं, बहुत सारे रिफॉर्म हैं, ठीक है ना। आफ्टर इंडिपेंडेंस लैंड रिफॉर्म वाज द मेन फोकस इन 5 ईयर प्लान, ठीक है ना। 5 ईयर प्लान, पहले 5 साल का प्लान आता था गवर्नमेंट का ना। एक बार लोकसभा का चुनाव होता है, 5 साल गवर्नमेंट रहती तो 5 साल का पूरा प्रोग्राम बनाती थी, प्लान बनाती थी, उसको बोलते हैं 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो 5 ईयर में जब पहली बार गवर्नमेंट बनी इंडिया में 1951 में, तो क्या किए गए, लैंड रिफॉर्म कौन कौन से किए गए। आफ्टर इंडिपेंडेंस लैंड रिफॉर्म वाज द मेन फोकस है ना। ऐसा ना, पहले ज़मींदारी सिस्टम हुआ करती, तो एक ज़मींदार के पास बहुत सारा कई गाँव होता था,
तो वो गवर्नमेंट के पास होता नहीं था, वो किसके पास था, ज़मींदार के पास था। तो जैसे ही लैंड रिफॉर्म आया तो सबकी ज़मीनें क्या की गई, छीनी गई, सबकी ज़मीनें क्या की गई, छीनी गई, और छोटे छोटे जो उस पर प्रैक्टिस कर रहे थे किसान उनको दे दी गई। तो ये लैंड रिफॉर्म किया गया पहले फर्स्ट 5 ईयर में। तो कौन कौन से थे उसमें, एवोल्यूशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म किया गया, प्रमोटिंग कलेक्टिवाइजेशन है ना, मतलब साथ में खेती को प्रमोट किया गया, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, जो छोटे छोटे पीसेस थे, छोटे छोटे काम कर रहे थे, लैंड थी, उनको क्या किया गया, कंसोलिडेट किया गया, बड़ा बनाया गया ना, बस छोटे छोटे खेतों पे काम सही से नहीं हो पाता है, तो इसलिए उसको क्या किया गया, गवर्नमेंट ने कंसोलिडेट किया, ठीक है ना। कोऑपरेशन, साथ में खेती करने को प्रमोट किया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, फिर से सब 10 लोग हैं गाँव में, 2 लोग को आलू लगाना है तो साथ में आलू लगाओ, है ना, ताकि साथ में क्रॉप में रहेगा। एक लोग यहाँ पे लगाएं, एक लोग वहाँ लगाएं, ज़्यादा वही चीज़ें प्रोडक्शन में दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक है। तो एक साथ 4 लोग खेती में आलू लगा दिए हैं तो वो बेटर हो जाता है, पास में रहता है तो ना, और अच्छे से होता है। तो उसने क्या क्या प्रमोट किया, कोऑपरेशन, ठीक है। पहला रिफॉर्म ये हुआ फर्स्ट 5 ईयर में। दूसरा रिफॉर्म क्या है, फर्दर फॉर इम्प्रूवमेंट, और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के लिए इंडियन गवर्नमेंट स्टार्ट ग्रीन रिवोल्यूशन इन 1960। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या प्रमोट किया 1960 में, ग्रीन रिवोल्यूशन, है ना, ताकि प्रोडक्शन 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाए, ठीक ना। रिवोल्यूशन तो समझते ही आप, फॉर बेटरमेंट इन फार्मिंग, फार्मिंग बेटरमेंट करने के लिए क्या किया उन्होंने, ग्रीन रिवोल्यूशन लाया। एंड वाइट रिवोल्यूशन फॉर बेटरमेंट इन मिल्क, है ना, वाइट रिवोल्यूशन लाया कहाँ पे, बेटरमेंट करने के लिए मिल्क में, है ना। उससे भी क्या, मिल्क प्रोडक्शन हमारा बूस्ट हुआ, वो भी इंडस्ट्री आगे बढ़ी हमारी। इन क्योंकि वो दोनों को रिलेटेड होते हैं ना, दोनों इंटरलिंक होते हैं, फार्मिंग किसान और ये एनिमल रेयरिंग दोनों बहुत कनेक्टेड होते हैं। जो किसान होता है लगभग जानवर भी पाल के ही रखता है, दोनों क्या इंटर कनेक्टेड, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बूस्ट होगा ना, गाय भैंस आएगी उससे ज़्यादा पैसा आएगा, उससे ज़्यादा खेती, फिर दोनों इंटर कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। दिस लीड टू डेवलपमेंट इन फ्यू एरियाज एंड मैनी स्टिल अवेटेड, लेकिन ये भी ज़्यादा विकास करा नहीं पाया, कुछ एरिया में डेवलपमेंट हुआ, कुछ में अभी देखने को बाकी थे, इंतज़ार कर रहे थे, है ना। तो आगे चलते हैं। इन 1980s एंड 90s comprehensive land development program was initiated which include institutional and technological reforms। मतलब 1980 में बहुत सारे क्या लाए, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, है ना। अब टेक्नोलॉजी आने लगी थी, पहले 1950 में क्या टेक्नोलॉजी थी, ना नेट था ना कुछ था। तो 1980s के पास आपके पास नेट, कंप्यूटर थोड़ा थोड़ा आने लगा था, ठीक है। कंप्यूटर तो आने ही, कंप्यूटर थोड़ा सा मतलब टेक्नोलॉजी बूस्ट हो गई थी बहुत, है ना, पहले से तो अच्छी ही हो गई थी। तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आए, क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्राउट, फ्लड, साइक्लोन, फायर, डिजीज ETC, है ना। मतलब क्रॉप इंश्योरेंस आने लगा। पहले क्या होता था, क्रॉप अगर बर्बाद हो गई तो उसका कोई पैसा नहीं मिलता था, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने 1980s में क्या किया, किसके अगेंस्ट इंश्योरेंस देने लगा, सूखे के अगेंस्ट, बाढ़ के अगेंस्ट, साइक्लोन आ गया है उसके अगेंस्ट, फायर लग गया खेत में ना, गेहूँ वगैरह कटा उसके बाद आग लग गई, जल गया, तो इंश्योरेंस उसका होता, ठीक है। डिजीज़, अगर कोई पेस्ट वगैरह लग गया, फसल ख़राब हो गई तो उसका भी इंश्योरेंस था, ताकि पैसे वापस मिल जाएँ, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं रुकी हुई होंगी, है ना, तभी तो ये सब नहीं हो पा रहा है, तभी तो किसान सुसाइड कर रहे हैं ना। क्योंकि अगर क्रॉप तो उसकी ख़राब हो रही होगी तभी तो वो नहीं कर पा रहा है उतना फुलफिल, है ना। और मान लो क्रॉप हो भी जा रही है, तो मान लो 10 बोरे होने हैं तो 5 ही बोरे होंगे, तो वो कैसे फुलफिल कर पाएगा बेचारा। इसी वजह से जो मनी लेंडर्स होते हैं, ज़मींदार होते हैं गाँव के ना, जो साहूकार वगैरह होते हैं, वो किसान को परेशान करते हैं, है ना, भयानक परेशान करते हैं, फैमिली को टॉर्चर करते हैं, तभी लोग सुसाइड वगैरह करते हैं, है ना। आगे चलते हैं। ये चीज़ें मतलब किताबों में ज़्यादा देखने को मिलती हैं, हकीकत में थोड़ा सा लैग बिहाइंड है ना, थोड़ा पीछे हैं। पर कर क्या सकते हैं, है ना, पढ़ा ही तो सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं थोड़ा बहुत, है ना। करेंगे जब देखते हैं जो भी होगा, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज़ टू द फार्मर एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। और क्या किया गया, ग्रामीण बैंक इस्टेब्लिश किया गया, है ना। अब याद करिए, आप मनी एंड क्रेडिट में जाइए, ग्रामीण बैंक आपको थोड़ा सा याद आएगा, ठीक ना। गांव में जो बैंक खुलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको याद आएगा, है ना। SSG सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया था, अब थोड़ा सा याद करिए, फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज़ टू द फार्मर एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। बनिए वगैरह जो साहूकार वगैरह होते हैं वो लोन बहुत हाई रेट इंटरेस्ट पे देते हैं। तो ये जो ग्रामीण बैंक होता है, बैंक ऑफ, है ना, क्या बोलते हैं उसको, ये पता नहीं क्या बोलते हैं, ग्रामीण बैंक जो है मनी एंड क्रेडिट में SSG वगैरह लो रेट
ऑफ इंटरेस्ट पे प्रोवाइड करा देते हैं आप पैसा, ताकि आप उसे वो कर सकें, कोऑपरेटिव वगैरह जो होते हैं, ठीक है, आप उसे वापस कर सकें, है ना। RBI बैंक वगैरह, ग्रामीण बैंक जो होता है, गांव में बैंक जो होता है, उससे लोन आपको सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन कोलेटरल वगैरह चाहिए होता है, ठीक है। तो ग्रामीण बैंक वगैरह इस्टेब्लिश किए गए, ये भी रिफॉर्म किया गया। चौथा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है, ठीक है। ये टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म है, ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है, ठीक है। ये वाला ग्रामीण बैंक वगैरह टेक्नोलॉजिकल भी कह सकते हो, टेक्नोलॉजी है थोड़ा सा। इन द गवर्नमेंट ऑल्सो इंट्रोड्यूस द किसान क्रेडिट कार्ड KCC इन 1998, है ना। 1998 में KCC लॉन्च किया गया टू ऑफर चीप लोन टू फार्मर, है ना। चीप लोन फार्मर में 4% एनम, है ना। पूरे साल में अगर आप मान लो कितना ले 1 लाख रुपए लोन ले रहे हैं, तो आपको साल में, पूरे साल में कितने देने हैं, 1,04,000 रुपये वापस करना है 1 साल में, है ना। तो सस्ते लोन्स प्रोवाइड किए गए KCC के थ्रू, ठीक है। और इसमें मिनिमम मैक्सिमम कितना मिलता था अप्रॉक्स 3 लाख रुपये, ठीक है। यानी पूरा कई करोड़ उठा लो आप, है ना। मैक्सिमम एक साल में कितना मिलता था, 3 लाख रुपये, है ना। 3 लाख रुपये बहुत पैसा होता है, आराम से खेती हो सकती है। कितने एनम पे 4%, सोचो कितना सस्ता लोन है ना। और इतने बनिया लूट के खा जाए आपको, मतलब बनिया नहीं, जो लोन गांव में देता है, ठीक है, वो लगभग 10% के आसपास लगाएगा हर महीने, 3 लाख से ज़्यादा वो आपसे वसूल ले जाएगा। अगला रिफॉर्म किया गया पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम पैस, है ना। और सम अदर स्कीम इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट फॉर फार्मर बेनिफिट, है ना। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ये मैं सोचता हूँ ये सारी चीज़ें हैं, तब फिर फार्मर सुसाइड क्यों कर रहे हैं, है ना। मुझे अभी याद आ रहा है, ठीक है। अब मैं इस पर रिसर्च करूँगा थोड़ा सा। हाँ, इतने ज़्यादा फार्मर जब ये चीज़ें हैं, तो फार्मर सुसाइड क्यों कर रहे हैं, सोचने वाली बात है। इन्होंने पर्सनल एक्सीडेंट स्कीम है, अब लोग क्रॉप ख़राब हो रही तब भी पैसा मिल रहा है ना। तो मुझे तो एक रीज़न ये याद आ रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन होता है लेकिन कम होता है, तो इससे ना इंश्योरेंस उसे मिल पाता है, ना ये एक्सीडेंट वाली स्कीम ले पाता है वो, है ना। तो ना उधर को होता है ना इधर को होता है, प्रोडक्शन कम होता है, इसलिए वो क्या करता है, फिर पैसे चुका नहीं पाता होगा, फिर वो डेप्ट ट्रैप में फंसता है, तभी वो फिर सुसाइड वगैरह करता होगा। ये आ रहा दिमाग में, बाकी और फिर और भी चीज़ें होंगी इसमें, है ना। हकीकत हम जान नहीं पाते हैं, ठीक है। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम मतलब कि क्रॉप वगैरह कुछ ख़राब हुई तो उसके लिए भी इंश्योरेंस वगैरह रहेगा, वही इमेजिटली है, फिर से ये पैस बना के आ गया, इसको रिफॉर्म किया गया, ठीक है। अगला देखते हैं 7th नंबर, स्पेशल वेदर एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम फॉर फार्मर्स फॉर इंट्रोड्यूस ऑन रेडियो एंड टेलीविजन, ठीक है। मतलब रेडियो टेलीविजन पे प्रोग्राम आने लगे अच्छे अच्छे, कि कौन सी फसल कब उगानी चाहिए, कितने टेम्परेचर में उगानी चाहिए, कैसे उगानी चाहिए, कितना पानी देना चाहिए, क्या देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि गांव के लोगों को थोड़ा आइडिया कम होता था शुरू में, ठीक ना। अब हो गया है बढ़िया अच्छा खासा, क्योंकि नई नई जो फसलें आती हैं उसमें तो आइडिया नहीं होता गाँव वालों को ना, हाइब्रिड क्रॉप्स वगैरह में, उनको तो पुराने वाला ही खेती पता था। तो इसलिए क्या रेडियो टेलीविज़न पे प्रोग्राम्स चलाए गए कि आप ये लगाइए, हाइब्रिड सीड यूज करिए, तो फिर चीज़ें और आगे बढ़िए, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का भी इम्पैक्ट आने लगा धीरे धीरे, लेकिन कुछ ही स्टेटों में सीमित रहा। गवर्नमेंट अनाउंस MSP सो दैट फार्मर्स नॉट एक्सप्लॉइटेड बाय मिडिल मैन ड्यूरिंग क्रॉप परचेजिंग, ठीक है। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना। क्या होता है ना, मान लो प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो गया तो मार्केट में बेचने गया किसान, तो उसका सही प्राइस नहीं मिलता, तो मिडिल मैन सस्ते में खरीद लेता है, उसके बाद मार्केट में महंगे में बेचता है वो, है ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने निकाला MSP, कि अगर मार्केट में आप किसान जा रहा है, अगर सस्ता बहुत सस्ता ले रहा है मिडिल मैन, तो वो क्या करे, ना बेचे, वो किसको दे दे, गवर्नमेंट को। किसको दे दे, गवर्नमेंट को। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट 20 रुपये 30 रुपये किलो रुपये कुछ ऐसे सेट कर लेती है, कि आप अगर इससे सस्ता मार्केट में बिक रहा है तो आप किसको ला के दे दीजिए, FCCI को, है ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दे दीजिए, वो आपका ले लेगी। लेकिन अब मान लो 10 बोरी किसी के पास है गेहूँ धान, तो वो कहाँ FCCI ढूंढते फिरतेगा, है ना। तो ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं कि हर जगह ब्रांच भी खोल दी जाए, तो इसी वजह से दिक्कतें आ जाती हैं। तो फिर किसान भी कहाँ घूमता है, वो मार्केट में दे के निकल लेता है अपना, है ना, जो भी थोड़ा सस्ते में ही। तो ये प्रॉब्लम्स हैं अभी, इनकी ब्रांचेस इतनी ज़्यादा है नहीं, लेकिन अब गवर्नमेंट कोई चीज़ धीरे धीरे, डेमोक्रेसी है ना, धीरे धीरे कोई चीज़ चलती है ना, इसी देखो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में इनकम की इक्वालिटी होना बहुत क्या होती है, धीरे धीरे आ पाती है ना, एक बार में कैसे आ पाएगी। तो डेमोक्रेसी धीरे धीरे चलती है, बट अब भरोसा लेकिन बहुत जल्द इसका भी क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं जी, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आएंगे, है ना।
यहाँ तक है। ये बहुत सारे क्या है रिफॉर्म्स हैं, ये गवर्नमेंट ने किया है ताकि एग्रीकल्चर को क्या बूस्ट हो, प्रोडक्शन बूस्ट हो, ठीक ना, किसान भी खुश हो जाए और जनता भी खुश हो जाए, सभी लोग खुश हो जाएं। लेकिन चीज़ें ठीक है, यहाँ तक है ना, एनसीईआरटी में यहाँ तक है। आपको थोड़ा सा अंदर की बात बताइए, आप यहाँ तक देख सकते हैं, है ना। आपको यही लिखना है, 2-4 पॉइंट लिखना है, उसमें नंबर बटोरना है, आगे बढ़ना है ना, फिर उसके बाद देखें क्या होता है आगे। एक टॉपिक नंबर 7 कहता है एक्सप्लेन समथिंग और भूदान, ग्रामदान, ब्लड लिस्ट मूवमेंट, है ना। भूदान ग्रामदान प्रोसेस है विनोबा भावे के द्वारा स्टार्ट की गई थी। दिस मूवमेंट स्टार्टेड बाय विनोबा भावे, ही इंस्पायर्ड बाय गांधी, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज हायर ऑफ महात्मा गांधी। ये विनोबा भावे थे, एक इंसान थे, ठीक है। ये गांधी जी की थॉट से इंस्पायर थे ना, गांधी जी से प्रभावित थे, इन्हें इसीलिए इनको बोला जाता था हायर ऑफ महात्मा गांधी। गांधी जी की बातें करते थे ना, जिससे आप किसी भक्त हो जाते हैं, विष्णु के भक्त हो गए तो विष्णु जी की बातें करेंगे, राम के भक्त होंगे राम जी की बातें करेंगे, है ना, कथा सुनाई जाती है उनकी। तो वैसे ही विनोबा भावे किसके भक्त थे? गांधी जी के। किसके भक्त थे? गांधी जी के। तो ही ऑल्सो बिलीव्ड इन कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज। गांधी जी कहते थे ग्राम स्वराज मतलब कि ग्राम को, गांव, भारत गांव का देश है, तो आप गांव को विकसित बनाइए, है ना, मतलब गांव को आप इतना इंडिपेंडेंट बना दीजिए कि वो किसी पे निर्भर ना हो, एक गांव अपने में सेल्फ डिपेंडेंट हो। उसको मैन्युफैक्चरिंग कोई प्रोडक्ट चाहिए गांव मिल जाए, उसको कोई सब्जी चाहिए गांव मिल जाएगा आराम से, है ना। मतलब सारी चीज़ें गांव अपने आप में क्या हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट। कपड़े चाहिए गांव मिल जाए, जो भी मतलब आपको प्रोडक्ट चाहिए गांव में मिल जाए, इसको बोलते हैं ग्राम स्वराज, है ना। आपके गाँव में फ़ोटो प्रिंटिंग हो जाए, फ़ोन मिल जाए, रिचार्ज हो जाए, मतलब जो चीज़ें आपको चाहिए गांव में हो जाए, आपके गांव में मैप चाहिए गांव में मिल जाए, फाइल चाहिए गांव में मिल जाए, सब कुछ आपको गांव में मिल जाए, मतलब बाहर ना निकलना पड़े। दिस इज द ग्राम स्वराज कॉन्सेप्ट ऑफ महात्मा गांधी, है ना। सोचो पहले कितना अच्छा सोचते थे लोग, तब गांधी जी ये सोचते थे गांव में, और आज आपके गांव में सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, है ना। आज भी ग्राम स्वराज हुआ है, अभी तक नहीं हो पाया। गांधी जी तब सोचते थे दिस इज द क्वालिटी ऑफ मैचो मैन, ठीक है। तो ही आल्सो बिलीव कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज। तो विनोबा भावे ये कहते थे, गांधी जी सही कह रहे हैं, गांव को सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट विलेज फॉर देयर नीड्स, है ना। अपनी ज़रूरतों के लिए वो खुद पर निर्भर हो, किसी और पर नहीं, है ना। शहर वगैरह पे नहीं कि शहर जाओ ये खरीद के चले आओ, वो खरीद के, ऐसा ये ग्राम स्वराज नहीं है। ही डू पद यात्रा, ये क्या करते, पैदल चलते थे गाड़ी थी नहीं तो पैदल ही चलेंगे, नहीं थी भी, बहुत बड़े आदमी थे। ही डू पद यात्रा फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग थॉट ऑफ गांधी, मतलब अगर आप गाड़ी से चलेंगे तो इसको क्या सिखा पाएंगे ना, पैदल चलेंगे तो 4 लोग मिलेंगे, आप उनसे बात करेंगे। तो ये पद यात्रा करते थे गाँव गाँव घूम घूम के, ठीक है। और गांधी जी के थॉट को क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे, मतलब फैलाते थे कि ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो कुछ लोग हंसेंगे, कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, ये तो सभी के साथ कॉमन ही है ना, हंसने वाले लोग तो कॉमन होते ही हैं, उसमें क्या है 4 लोग तो मजाक उड़ाएंगे ही आपका, कुछ भी करिए आप, 4 लोग मजाक उड़ाने वाले रहेंगे ही, 4 लोग आपको अप्रिसिएट भी करेंगे तब अच्छा लगता है। 4 लोग मजाक उड़ाएंगे, 4 लोग अप्रिसिएट करेंगे, है ना, उससे भी ज़िंदगी क्या होती कट जाती है। तो ऐसे विनोबा भावे भी थे, लेकिन वो आगे चलते रहे। तो अभी देखो, अभी इनको सक्सेस नहीं मिली थी, अभी इनको सक्सेस मिलेगी, ठीक ना। पहले लात खाते हैं लोग, फिर उसके बाद सक्सेस मिलती है। पहले इनका मजाक इनका भी उड़ाया गया, फिर लेकिन बाद में इनको सक्सेस मिली, और एनसीईआरटी ने इनको अपने अंदर क्या दिया, जगह दी है कि भैया तुम काम के आदमी हो, विनोबा भावे, विनोबा तुम काम के आदमी हो, एनसीईआरटी में आपको जगह दी जाती है, ठीक है, टेबल बना के। तो चलते हैं आगे। वंस ही वाज विजिटेड इन पुच्चमपल्ली, है ना, पुच्चमपल्ली विलेज ऑफ आंध्र प्रदेश, वेयर लैंडलेस विलेजर डिमांड लैंड, देन रामचंद्र डिड डोनेट 80 एकड़ लैंड टू 80 लैंडलेस विलेजर भूदान, है ना। तो एक बार ये पुच्चमपल्ली में गए, आंध्र प्रदेश का एक गांव है वहाँ पे। तो मतलब ऐसे ही सभा कर रहे थे, तो गांव के कुछ किसान बोले, मतलब जो जिनके पास ज़मीन नहीं थी, वो कहें विनोबा भावे जी आपकी बात बहुत अच्छी है, ग्राम स्वराज बनाइए, खेती करवाइए, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करवाइए, लेकिन हमारे पास तो खेत ही नहीं, मतलब खेत ही नहीं है, लैंड ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे बताइए। 80 लोग ऐसे आवाज़ उठा दिए। विनोबा भावे कहें भैया आप क्या करें। तो उसी में से एक आदमी था रामचंद्र रेड्डी, ठीक ना, राम नाम ही काफ़ी है ना, देखो कितना प्यारा नाम है ना, रामचंद्र रेड्डी, ठीक है ना, बस ये रेड्डी लग गया, बाकी रामचंद्र, है ना, बहुत बड़ा नाम है, राम नाम सत्य है। तो रामचंद्र बीच से उठे और 80 एकड़ ज़मीन क्या कर दी, कहे हम डोनेट करते हैं विनोबा भावे की तरफ से, 80 लैंडलेस फार्मर को मिल दिया उसको, है ना। इस पर उसको बोला भूदान, है ना। रामचंद्र ज़मीन को दान दिए, उसको बोला गया भूदान, किसको, 80 एकड़ 80 लैंडलेस फार्मर को, है ना।
अगला बाई सीइंग दिस इंसिडेंट्स सम जमींदार इंस्पायर्ड, है ना। देखो विनोबा भावे शुरू में चले होंगे तो उनको सक्सेस नहीं मिली, लेकिन बाद में सक्सेस मिली, है ना। तो आप भी जब शुरू में काम करते हैं, पहले चैप्टर एक बार पढ़ते हैं नहीं समझ में आता, 2 बार पढ़ते नहीं समझ में आता, 3 बार पढ़ते नहीं समझ, फिर आखिर में समझ में आ ही जाता है, ठीक है। तो पहली बार में सक्सेस कभी नहीं मिलती है, और जिसको मिल जाती है तो किस्मत वाला है फिर वो, है ना, कह सकते हो। और क्या, कभी कभी आ भी जाता है, ऐसा थोड़ी ना है ना। एक्सेप्शन तो होता ही है, उसमें क्या है। बाई सीइंग दिस इंसिडेंट, है ना, ये इंसिडेंट्स देख के कि रामचंद्र रेड्डी ने 80 एकड़ ज़मीन दे दिया, पेपर में छपने लगा भाई इनका नाम, है ना। तो ये देख ही देखा सब लोग और डोनेट करने लगे, है ना। देख देख खरबूजे को देख के खरबूजे रंग बदलता है, दिस इज द कॉन्सेप्ट, है ना। तो बाई सीइंग दिस इंसिडेंट सम जमींदार इंस्पायर्ड एंड डोनेट होल विलेज अमंग लैंडलेस, दिस इज प्रॉब्लली नोन एज ग्रामदान, है ना। पहले ज़मींदारों के पास पूरा गांव होता था, एक एक, ये गांव तुम्हारा, ये गांव तुम्हारा, ये गांव तुम्हारा। जैसे पांडव को 5 गांव मांगे थे ना जब कृष्ण गए थे दुर्योधन के यहाँ, लेकिन दुर्योधन सोचो 5 गांव नहीं दिया था। आज लोग गांव गांव दान दे देते थे, ठीक है। जो किस्मत ने अब तक द्वापर युग में नहीं हो पाया, वो कलयुग में हो गया, ग्राम दान कर दिए लोग, है ना। तो जब होल विलेज अमंग लैंडलेस, दिस इज पॉपुलरली नोन एज ग्रामदान। पहला भूदान था, ग्रामदान, गांव को दान करने को बोला गया ग्रामदान। नो ब्लड सेड, इसमें कोई भी ब्लड नहीं गिरा, है ना। हमारे पास मूवमेंट हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट, ये सब मूवमेंट, पता नहीं कौन कौन सा मूवमेंट हुआ, उसमें क्या किया, ब्लड व्लड गिरा कहीं ना कहीं, है ना। अहमदाबाद मूवमेंट, खेड़ा मूवमेंट, आप तो मूवमेंट के जानते ही हैं। तो इसमें ब्लड गिरे, फ्रेंच रिवोल्यूशन में हुआ था ना, बहुत सारा रिवोल्यूशन है, ब्लड गिरता है, लेकिन ये मूवमेंट ऐसा था जिसमें ब्लड नहीं गिरा, इसीलिए इसे बोला जाता है ब्लड लेस मूवमेंट, है ना। किसने चलाया था, गांधी जी के शिष्य ने, है ना, विनोबा भावे ने। गांधी जी अहिंसक पुजारी थे, ठीक है। नो ब्लड सेड इन दिस मूवमेंट, दैट्स वाई भूदान ग्रामदान इज नोन एज ब्लडलेस रिवोल्यूशन। लिख दिया क्या जी, गलत है, मूवमेंट है, रिवोल्यूशन थोड़ी ना था, ब्लडलेस मूवमेंट, ठीक है। आप लिख लीजिएगा थोड़ा सा, बाकी ठीक है। तो मिलते हैं पता नहीं कब, ठीक है, टेस्ट के साथ, ठीक है। वाटर रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर का टेस्ट होगा, उसके बाद अगले चैप्टर पे हम मूव करेंगे। आपको अच्छे से पढ़ लेना है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। दुनिया पे कब्जा बनाते रहिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।